अच्छा, अपराध की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का बहुत बड़ा नाम है। क्या सुभाष फौजी कभी लॉरेंस बिश्नोई से मिले हैं? क्योंकि वैसे तो वो लंबे समय से जेल में है, लेकिन पहले कभी मिले हों या कभी फ़ोन पे बातचीत हुई हो, या लॉरेंस बिश्नोई के जो करीबी लोग हैं, जो बाहर रहकर चीज़ों को देखते हैं, उनसे कभी बात हुई उनकी टीम से? कि वे सुभाष फौजी को जिंदा हिसार ले आओ, मारना नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर अपर लेवल पे ये बात जा चुकी है कि सुभाष फौजी जिंदा पकड़ा जा चुका है। ये बात चलेगी, नहीं तो मारना ही था। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि सुभाष फौजी असल में इतना बड़ा तुर्रम खान नहीं था, बहुत डरपोक था। जेल में भी अपने शांत तरीके से ठीक ठाक रहता था। बहुत बार जेल में जब कहीं ना कहीं लड़ाई हो जाती थी तो सुभाष फौजी को अपनी जान का खतरा बना था कि इधर की पिटाई ना हो जाए, तेरा मर्डर ना हो जाए। तो मतलब सुभाष फौजी अपनी जान बचाता हुआ घूमता था। और लेकिन सुभाष फौजी की जो खबरें छपती थी, सुभाष फौजी के लिए जो गुर्गे काम करते थे, उनकी बदौलत सुभाष फौजी का नाम बड़ा था। और ऐसे अभी भी मतलब बहुत बड़े बदमाश है बड़े लेवल के, जो सामने नहीं आते, लेकिन अखबारों में अब भी उनका नाम छपता है कि भाई हाँ ये उनके हैं, उनके कहने से ये हुआ, फिरौती मांग ली। तो सुभाष फौजी का जो ओरा था वो बहुत बड़ा था। एक्चुअल में सुभाष फौजी बड़ा शरीफ और डरपोक किस्म का इंसान था। मुझे डॉक्टर साहब ने ही बताया कि मेरा भाई एसपी है शत्रुजीत कपूर। ये कपूर साहब की वर्डिंग है कि मैं तो लाठी कांड भी चला गया, मैं करूं तो करूं के, मेरे ऊपर प्रेशर है। मैं आपके ऊपर प्रेशर किस चीज़ का है? उन्होंने सीधा बताया, अभय सिंह का प्रेशर है। अभय चौटाला का? जी बता, तो मैं बता रहा हूँ आपको। पंजाब के ही कलाकार थे सिद्धू मूसेवाला, उनका कहीं न कहीं जिस तरीके से मर्डर कर दिया गया, तो उस इंसिडेंट को आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। उस एपिसोड को मतलब क्या कैसे देखते हैं आप? तो वो मेरी छाती में मारे गए थे उस वक्त, ऐसे खोद मारी थी उन्होंने मारी? हाँ, कई दो ही थे, एक एसएसपी हनीफ कुरैशी और एक डीएसपी। कौन थे वो डीएसपी मुझे नहीं पता। और मैं, तीनों एक कमरे में बंद थे। ये जो ईश्वर मातरश्याम वाला जो एपिसोड था, इसमें बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि ये सारा का सारा कांड जो है वो खुद सुभाष फौजी ने इसको कहीं ना कहीं अंजाम दिया था। सुभाष फौजी ने ही जो है वो ईश्वर मातरश्याम का मर्डर किया था, सरेआम गोलियां मारी थी। और कहीं ना कहीं ये भी बात थी कि जब आप जेल में थे तो वो भी आपके साथ जेल में रहे थे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और आज के इस हमारे खास पॉडकास्ट में बेहद खास मेहमान हैं। आप फ्रेम में देख सकते हैं हमारे साथ सुभाष फौजी है। और सुभाष फौजी सबका जाना पहचाना चेहरा है, चाहे पुराने लोगों की बात करें या फिर नए लोगों की बात करें। आप तमाम लोग जो है वो सुभाष फौजी को भली भांति जानते हैं। और सुभाष फौजी फिलहाल जो है वो एक नए अवतार में है। पहले की उनकी जो लाइफ थी, पहले जो उनका अतीत था, उसके बारे में हम आपको इंटरव्यू पहले ही दिखा चुके हैं, जिसमें सुभाष फौजी आखिर उस दलदल की दुनिया में, उस गैंगवार की दुनिया में, बदमाशी की दुनिया में कैसे आए, क्या वो मजबूरियां थी, क्या ज़रूरतें थी और उस वक्त का क्या समय था, वो सारी की सारी बातें जो है पिछले इंटरव्यू में आपको दिखाई। अभी का जो ये पॉडकास्ट है, इसमें हमारा मकसद कि जो कहीं न कहीं युवा किन्हीं भी कारणों के चलते गलत रास्ते चले जाते हैं और आखिर उसका कितना बुरा अंजाम होता है, उन लोगों को एक प्रेरणा मिले। जो युवा कहीं न कहीं बैड एलिमेंट की तरफ चले जाते हैं या फिर गलत चीज़ों का शिकार हो जाते हैं, उनकी तरफ ना जाए। और सुभाष फौजी फ़िलहाल जो है वो एक सामाजिक जीवन अपना जी रहे हैं। बहुत सारे फैसले इन्होंने कराए हैं, चाहे खाप पंचायतों की बात करें या गांव की बात करें। और आप में से अधिकतर लोगों को पता है, हिसार ज़िले में इनका बालसमंद गांव है, जो कि हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर का गांव है। तो बालसमंद गांव से ये है। तो कहीं ना कहीं सुभाष फौजी से हम ये जानेंगे कि उस वक्त में जब ये वो लाइफ जी रहे थे, तो बड़े बड़े अखबारों में, पत्रिकाओं में या एक सुर्खियाँ कहीं ना कहीं बनती थी। सुभाष फौजी को रॉबिन हुड के तौर पर बहुत सारे लोग जानते थे। और कहीं ना कहीं किस तरीके से कि गरीबों का मसीहा कहें,
कुछ लोग जो है वो इनको बड़ा गुंडा बदमाश कहते थे, और यहाँ तक कि बहुत बार उस वक्त के अखबारों में, समाचार पत्रों में कहीं न कहीं इस तरीके की बातें भी थी कि सुभाष फौजी का बहुत बार जो है वो एनकाउंटर भी हो चुका था, लेकिन सुभाष फौजी जो है वो जीवित थे। हालांकि कई बार तो ऐसा भी होता था कि सुभाष फौजी के गांव में, सुभाष फौजी के परिवार में ये खबर आ रही है कि सुभाष फौजी का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन वो खबरें कहीं न कहीं झूठी होती थी। और सुभाष फौजी जब कहीं न कहीं भाग रहे थे और पुलिस इनके पीछे लगी थी, तो किस किस तरीके से, कहाँ-कहाँ इन्होंने फरारियाँ काटी और उस वक्त का दौर कैसा था, वो सारी की सारी बातें जो है वो करेंगे। और राजनीति के मुद्दे पर, क्योंकि हम बात करें चौधरी बंसीलाल से लेके अब तक जितने भी सरकारें रही हैं, और जब से सुभाष फौजी युवा अवस्था में एक्टिव हुए थे, तो लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों का इनको अनुभव है, अलग अलग नेताओं के साथ इनके संबंध रहे हैं। तो सामाजिक जीवन के साथ साथ राजनीतिक बात भी हम करेंगे। तो इस पॉडकास्ट में चाहेंगे कि तमाम युवा लोगों को जो है अच्छी प्रेरणा मिले, और जो गलत रास्ते जा रहे हैं वो उस रास्ते ना जाए। तो फौजी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, और आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बिल्कुल, जय जवान जय किसान। और फौजी साहब, पिछले इंटरव्यू में हमने सारी की सारी बातें की थी जी। आपने वजह भी बताई थी कि आखिर क्यों आपको आना पड़ा, क्यों ऐसे हालात बने। हालांकि आपने कहा कि मुझे उस वक्त भी देश से प्यार था, उस वक्त भी आपको इंडियन आर्मी जो है वो बिल्कुल पहले नंबर पर थी। आज भी जो है कहीं न कहीं जब पीछे हालात ऐसे बन गए थे पाकिस्तान के साथ, तब भी आपने जो अपनी पेंशन, मुझे आज भी याद है, सबसे पहले आगे आकर जो है आपने पेंशन अपनी जो है दान करने की घोषणा कर दी थी कि ताजीवन उम्र भर जो है आप पेंशन नहीं लेंगे, वो राहत कोष में चली जाएगी। और अगर लगा कि अगर फिर भी कोई लड़ाई या ऐसी कोई बात होती है, तो आप जो है परिवार समेत वहाँ जाने के लिए भी तैयार थे। वो सारी की सारी बातें आपने बताई। लेकिन मैं फिर से आपको थोड़ी सी पिछली लाइफ में लेकर जाना चाहूँगा, फिर हम मौजूदा जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं राजनीतिक और सामाजिक, उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मेरा मकसद ये है कि जैसा मैंने कहा कि लाइफ में जब आप उस बदमाशी की दुनिया में थे, बहुत बार आपके एनकाउंटर जो वो कहीं न कहीं इस तरह की खबरें छपती थी कि सुभाष फौजी का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन सच क्या था वो आपको पता है। तो सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि अगर आप डेट बता पाए कि लगभग किस सन में कहाँ-कहाँ वारदात हुई। पहला जो आपका एनकाउंटर खबरों में हुआ था, वो कहाँ हुआ था? ये बात है 2000 की, 2001 की शायद। सन 2001। हाँ, जो एनकाउंटर का पूरा मैटर था। वैसे तो उससे पहले कई बार एनकाउंटर हुए। एनकाउंटर का मतलब ये ना समझे कि मार दिया जाए। एनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़, पुलिस के साथ मुठभेड़ होना, उसी को एनकाउंटर बोलते हैं। तो वैसे तो एनकाउंटर जब हम फरार थे 2.5 साल 3 साल रहे, उसमें कई बार हुए। लेकिन जब अखबारों में आई या जैसे लगा मुझे कि आज तेरी मौत है, वो दिन था जनवरी 2021, शायद 24-25 के आसपास की बात है। जनवरी 2021? 2021 नहीं, 2001। हाँ, 2001। 2001। हाँ। और ये जब अपने गुजरात में भूकंप आया था, उस वक्त की बात है जी, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है। मैं जींद में पकड़ा गया था पहली बार। उस वक्त पता नहीं कितने जिलों की पुलिस थी। अपने जींद में शायद एसपी थे अपने ओपी सिंह, जो अभी डीजी पहले डीजीपी रिटायर हुए। हाँ जी, अभी डीजी रिटायर हुए जो, शायद वो एसपी थे। यहाँ पे राजपाल सिंह थे एसपी। और मुझे ये नहीं पता, क्योंकि 40-50 गाड़ियाँ थी उस वक्त में जहाँ पे मैं पकड़ा गया, रात को 4 साढ़े 4 बजे। उस वक्त एनकाउंटर की पक्की बात थी, क्योंकि जैसे ही मैं पकड़ा गया ना, तो सारे अधिकारी थे, डीएसपी, इंस्पेक्टर, एसआई, एएसआई और बाकी जो इनके साथ जो होते हैं हवलदार, कांस्टेबल, जो भी। तो मैं पकड़ा गया उस टाइम। मुझे पकड़ने के बाद इन्होंने प्लान बनाई कि इसका एनकाउंटर करेंगे। ठीक है। ये मैं सुन रहा था सारी बातें कि भाई इसका एनकाउंटर करेंगे। जींद में आप पकड़े गए थे, आप अकेले थे, आपके साथ और भी आपके साथ थी? वैसे मैं अकेला था, लेकिन जो मेरे साथ थे उनको मेरा ये नहीं पता था कि ये कौन है। काफी लड़के थे, कॉलेज के लड़के थे। नहीं, क्या चेहरा कवर किया हुआ था? नहीं, बांध रखा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सिंपल सीधा था, जैसे ट्रैक सूट में होते हैं। मुझे अगले दिन नहीं, तो उनको क्यों नहीं पता लगा कि ये सुभाष फौजी है? नहीं, उनको मैंने बताया नहीं मैं कौन हूँ। वो जानते तो होंगे ना, अखबारों में फोटो आती थी? नहीं, जानते नहीं थे। अखबारों में फोटो नहीं आते थे, स्केच आते थे। तो उनको ये नहीं पता था ये कौन है। मैं वैसे किसी के थ्रू वहाँ पहुँचा हुआ था, जबकि उनको ये नहीं पता कौन है। ठीक है। हाँ जी।
वो मुझे सेठ समझ रहे थे। ऐसा ही माहौल था वहाँ पे, क्योंकि जब फ़ोन वगैरह थे नहीं तो मैंने उनको फ़ोन ला के दे दिया था, भाई बात कर लो, उनके लिए बड़ी बात थी। तो वो लड़के भी शरीफ से लड़के थे बहुत। तो जब मैं पकड़ा गया तो पकड़ा तो उनको भी था। मैंने पुलिस को बता दिया था कि इनका कोई रोल नहीं, दरअसल सच में इनका कोई रोल नहीं था। ठीक है। हाँ, उनको छोड़ भी दिया गया था। उस वक्त जब इनके आपस में ना, जैसे जिले वाइज पुलिस होती है ना, आपस में ये होगी कि भाई इसको हम मारेंगे हम मारेंगे, तो आपस में उनके होने की वजह से मैं बच गया। उनकी मारने की होड़ थी थी कि सुभाष फौजी को हम मारे हाँ, हम मारे हम मारे। हाँ, तो ये तो सृष्टि को करना है जो भी करना है, अब तो करेक्टर हैं, रोल निभा रही हैं। तो उस वक्त ये हुआ कि हम मारेंगे भाई, जींद जिले का नाम होगा हम मारेंगे, कोई हिसार जिले का नाम होगा और कोई अलग जिले की पुलिस होगी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इस बात का, क्योंकि मैं तो जी इतना जान नहीं रहा था। तो जैसे ही जींद जिले की सीमा क्रॉस की, हिसार जिले में प्रवेश करा, उस वक्त सारी गाड़ियां रोक दी गई। धुंध थी बहुत, जनवरी का महीना था, 24 इस तरह की कोई तारीख थी। सुबह 4:30 बजे सारी गाड़ियां रोक दी गई, मुझे नीचे उतार लिया गया कि वे नीचे उतर, जाके ईंख में पता नहीं क्या कुछ कहा, भाई इसमें फसल में दिख तो नहीं रही थी। किसी ऑफिसर ने कहा जा ईंख में चला जा। मैंने कहा भाई ईंख में किस लिए, मेरा कोई काम तो नहीं, तो हिसार ले जा रहे, हिसार ले चलो। बोले नहीं नहीं, जाके थोड़ा वॉशरूम वगैरह करे जाके। वो तो मैं तो समझ ही रहा था भाई मैटर क्या है इनका, क्या है भाई, लड़ाई हो ही चुकी थी इनकी आपस में इस बात में कि मारना तो है ही है। तो जैसे ही मैं उतरने लगा तो इतने में वीटी आ गई। वीटी सभी गाड़ियों में आती है कि वो की टोकी से जो हाँ, वो जो होता है इनकी गाड़ियों में होता है ना, लीमा टू जैसे करके। तो क्योंकि मैं भी आर्मी से रहा हूँ तो मुझे तो पता ही है क्या बोलना होता है उनका। जी। तो उन्हें लीमा टू करके जैसे आ गई उसमें वीटी कि वे सुभाष फौजी को जिंदा हिसार ले आओ, मारना नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर अपर लेवल पे ये बात जा चुकी है कि सुभाष फौजी जिंदा पकड़ा जा चुका है, ये बात चलेगी, नहीं तो मारना ही था। क्योंकि जब बातें अपर लेवल पे चली जाती है ना, तब तक गिरफ्तारी नहीं दिखाई थी आपकी? हाँ, दिखाई का हुआ ही था तब, आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले तो गिरफ्तार हुआ था, किसी को नहीं पता। अच्छा, जस्ट गिरफ्तार करने के बाद की हाँ, बात है? तुरंत बाद की बात है, घंटा आधा घंटे की बात है। तो जो पुलिस दूसरे जिले की थे ना, उन्होंने वीटी कर दी होगी कि सुभाष जिंदा पकड़ा गया, तो वो चली गई बात, क्योंकि रिकॉर्ड होती है इनकी सारी बातें। अब फिर जिंदा पकड़ा गया तो मर कैसे गया, ये बात ऊपर आ जाती है। तो इन्होंने मुझे सीधा हिसार सीआईए में, जब सीआईए अभी ऑफिसर मैच जो है वहाँ पे सीआईए होती थी, वहाँ लेके आए। तब मुझे लगा कि आज तो एनकाउंटर है ही। एक तो वो वाकया था, मतलब पहली बार अब कैसा लगा कि आज मौत बिल्कुल करीब से निकल के गई है? जी हाँ, वहाँ मेरी बात भी हुई, मैंने कहा भी कि सर मार तो रहे हो, मेरी एक इच्छा है, मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछी जाती है। इच्छा बताई भी जाती है, पूछी भी जाती है। हाँ, तो मैंने कहा मेरी भी आखिरी इच्छा पूछ लो, मेरी भी कोई आखिरी इच्छा, मर तो रहा हूँ मैं। जी। बोले बता तेरी क्या इच्छा, क्या खाएगा? मैं खाने की नहीं है, एक ही इच्छा है कि आप मुझे ना भागते हुए दिखा के मत मारो, मेरी सीधे सामने से गोली मार दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। तो मेरी छाती में गोली मार दो, मुझे पीछे से गोली मत मारना। एक पीछे से गोली मारोगे आपकी भी इसमें अच्छा नजर नहीं आएगा, पीछे से गोली मारना, सामने से मार दो, मेरा भी, मुझे भी दिक्कत नहीं आएगी, मरते मरते एक बात तो मेरी कर जाओ पूरी। तो इतने में विट्टी आई गई थी, विट्टी आते ही उन्होंने कहा बच गया तू, बैठ जा वापिस, कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे। ऐसा हुआ था। तो कितनी गाड़ियां थी जब आपको जींद से हिसार ला रहे थे? उस वक्त जैसे मैं बाहर निकल के देखा ना, तो आगे भी काफी गाड़ियां थी, पीछे भी, गिनने की तो ऐसा था ही नहीं, गिनने का तो टाइम था, होगी 40-50 गाड़ियां। तो इतनी गाड़ियां थी? इतनी तो नॉर्मल होती थी उस वक्त। कोई भी रेड मारते थे ना, कोई भी रेड लगती थी पुलिस की, अगर मेरे पास तो रेड लगती 40-50 गाड़ियां तो होती थी, लेकिन ये भी पता होता था कि किसी और को पकड़ के लाना सुभाष के करीब है, उसको भी 25-30-40 गाड़ियां जाती थी पकड़ने उस वक्त। अच्छा, जब आपको फिर हिसार ले आए, हिसार जेल में लेके आए आपको? पहले नहीं, हिसार सीआईए जेल में नहीं लाते ऐसे, पहले वहां पे लेके जाते हैं, पूछताछ करते हैं ना, सीआईए, हाँ, इंक्वायरी, ठीक, रिमांड वगैरह, रिमांड मतलब पूछताछ होती है ना, उसमें ले जाते हैं, इंटेरोगेशन जो तो कितने दिन तक इंटेरोगेशन चली? 2 महीने तक। अच्छा, उसके बाद फिर आपको पेश किया होगा? हाँ, 60 दिन इंटेरोगेशन पे रहा मैं, उसके बाद मुझे जेल में छोड़ के आए, अदालत भेज के, अदालत से होके फिर जेल में? जी।
तो जैसे आपने बताया, अच्छा कुछ लोग ये भी कह देते हैं, जैसे आपका पहले का इंटरव्यू था या वैसे भी लोग आपके होता ना कि कोई भी इंसान हो, चाहे कोई राजनेता हो, कलाकार हो, या कोई कहीं ना कहीं चाहे गैंगस्टर रहा हो, या कोई भी आप लगा लीजिए, हर किसी के ऐसे कहते हैं ना सिक्के के दो पहलू हैं। जो आपको समझते हैं, जानते हैं, वो ये बात कहते भी हैं कि भी हाँ, सुभाष फौजी उस वक्त में एक बड़ा नाम था और वैसा था। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सुभाष फौजी बदमाश वगैरह इतना बड़ा कुछ नहीं था, जो और इतना बड़ा कुछ नहीं करता था, बस वो नाम बड़ा बना रखा था गुब्बारा एक्चुअल में, और डरपोक किस्म का इंसान था। इस तरह के लोग कह देते हैं, क्योंकि देखो सब तो अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई कुछ भी कह सकता है, सबको बोलने का बहुत अधिकार। सारे लोगों का ये भी कहना है कि सुभाष फौजी असल में इतना बड़ा तुर्रम खान नहीं था, बहुत डरपोक था, जेल में भी अपने शांत तरीके से ठीक ठाक रहता था। बहुत बार जेल में जब कहीं ना कहीं लड़ाई हो जाती थी तो सुभाष फौजी को अपनी जान का खतरा बना था कि इधर की पिटाई ना हो जाए, तेरा मर्डर ना हो जाए। तो मतलब सुभाष फौजी अपनी जान बचाता हुआ घूमता था। और लेकिन सुभाष फौजी की जो खबरें छपती थी, सुभाष फौजी के लिए जो गुर्गे काम करते थे, उनकी बदौलत सुभाष फौजी का नाम बड़ा था। और ऐसे अभी भी मतलब बहुत बड़े बदमाश है, बड़े लेवल के, जो सामने नहीं आते, लेकिन अखबारों में अब भी उनका नाम छपता है कि भाई हाँ, ये उनके हैं, उनके कहने से ये हुआ, फिरौती मांग ली। तो सुभाष फौजी का जो ओरा था वो बहुत बड़ा था। एक्चुअल में सुभाष फौजी बड़ा शरीफ और डरपोक किस्म का इंसान था। ये मेरे लिए अच्छी बात है, अगर लोग ऐसा सोचते हैं ना, जो लोग ऐसा सोचते हैं वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इतना निडर होने की जरूरत क्या कि किसी को मारें जी। डरपोक किस्म का थोड़ा सा डरना भी चाहिए समाज से ना, तो अच्छी बात है। वो जो मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, मैं इसको गलत नहीं समझता। मैं तो खुद भी कहता था कि लोग मुझसे ना डरें, लोग मुझसे ना डरें। कोई भी गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर, किसी भी वर्ग का इंसान या औरत आके मेरा कान पकड़ के मुझे ये कहे कि सुभाष ये बात है, तो मैं अपने आप को सही समझता था, ना कि लोग मुझसे डरें। मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझसे डरें, मैं ही डरता था। सही बात है, मैं गलत बात नहीं कहूँगा उनके लिए, वो मेरे शुभ चिंतक हैं जो ऐसा बोलते हैं। अच्छा, जब तक आप भाग रहे थे, पुलिस आपके पीछे थी और लगातार आप पकड़ में नहीं आ रहे थे, और जब मैं आपसे बात करता, आपने बताया भाई ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जहां आप ना छुपे हो, ना भागे हो, ना फरारियां काटे हो। तो कुछ ऐसी बातें जहां लगा हो कि यार ये जो दिन था, ये जो पल था, वो बड़ा डेंजर था, अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो आप पकड़ में आ जाते। तो किस किस तरीके का आपका भागने का तरीका रहता था, क्या क्या माध्यम आप उस इस्तेमाल करते थे भागने के? आप जहाज से जाते थे, ट्रेन से जाते थे, बस से जाते थे, पर्सनल गाड़ी से जाते थे, मतलब क्या क्या चीज़ों का आपने प्रयोग किया उस वक्त? उस वक्त है ना, सारी चीज़ों का प्रयोग होता था। देखो, पैदल भी होते थे, कई बार बाइक पे भी होते थे, गाड़ी में भी होते थे, ट्रेन में भी होते थे, बाई एयर भी होते थे। सारे साधन यूज करने पड़ते थे, किसी और का भी सहारा लेना पड़ता था। रोड पे खड़े होकर हाथ दे के किसी के साथ भी चढ़ना पड़ता था, जबकि चढ़ाने वाले को ये नहीं पता होता ये कौन है। आप भेष बदल लेते थे? नहीं, भेष बदलने की जरूरत ही नहीं, मैं तो वैसा ही था। किसी को मेरे चेहरे का पता ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था शक्ल से। तो एक बार ये भी था कि सुभाष फौजी जो है वो विदेश भागने की फिराक में है, और आप लंबे समय से जो है वो लापता थे, मतलब पुलिस की कहीं न कहीं कैद से, पुलिस की पकड़ से जो है वो दूर थे। तो ऐसा भी वाकया हुआ था, तो फिर आपको पकड़ा गया? वो बात है 2008 की, शायद 2008 की बात है, जब मैं बॉम्बे था, मुंबई। तो मैं जयपुर आया तो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि अखबार में आया हुआ है कि सुभाष फौजी विदेश भागने की तैयारी में है। तो एयरपोर्टों पे पोस्टर लगा दिए, एयरपोर्टों पे पुलिस खड़ी कर दी थी। 2008 में? हाँ, 2008 की बात है। तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो वहाँ से मैंने गाड़ियाँ मंगा रखी थी। मेरे दोस्त होते थे, मेरे जयपुर में तो बहुत अच्छे दोस्त होते थे मेरे काफ़ी। और उस वक्त तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी जो सरकारी ऑफिसर थे जिनकी गाड़ियों पे बत्ती होती थी। मैंने उनको भी बुलाया था कि भाई पता नहीं चलेगा किसी को, इन बत्ती वाली गाड़ियों में सुभाष हो सकता है क्या। 2-3 दोस्त आए थे मेरे, मुझे लेके गए थे। हम किसी होटल में रुके थे, जहाँ तक मुझे याद है जी। हाँ, उस होटल में रुके तो उसके नीचे हरियाणा पुलिस थी। अच्छा। हाँ, हमें पता नहीं था कि नीचे ये लोग बैठे हैं, जो गाड़ियाँ खड़ी हरियाणा पुलिस के जवान हैं। वो सिविल ड्रेस में होंगे? हाँ, सिविल ड्रेस में, सिविल गाड़ियाँ होती थी। हम उसी में रुक गए ऊपर।
तो जब वो नीचे ऊपर नीचे आना जाना मेरे दोस्तों का होता तो वो उन्होंने मुझे आके बताया कि वे नीचे जो बैठे हैं ना ये हरियाणा पुलिस के लोग हैं, आपका जिक्र कर रहे हैं। तो क्योंकि पुलिस को तो ये पता था, लगा हुआ था अंदाजा भी, जैसे वो सर्विलेंस पे भी इनका सिस्टम होता है ना, तो उसमें पता चल जाता है कि कहाँ हूँ मैं, लोकेट कर लेते हाँ हैं। लोकेट कर लेते हैं, वो लोकेशन देख लेते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि नीचे जो बैठे हैं लोग ये हरियाणा पुलिस के जवान और ये आपका जिक्र कर रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे जानते नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनके पास से ही उनको नमस्ते जय हिंद बोल के बाहर निकल आया मैं तो। जब मुझे जाना था, जब तक रहा मैं रहा एक दिन, और जब मुझे निकलना था उनको नमस्ते करके और जय हिंद बोल के बाहर निकला, अपनी गाड़ी में बैठ के मैं चला गया था। एक बार रेलवे स्टेशन पे भी आमना सामना हुआ था जयपुर के, फिर जयपुर के बस स्टैंड पे भी आमना सामना हुआ, वहाँ तो बल्कि मतलब थोड़े से भीड़ गए थे उसमें। तो भीड़ने का मतलब ये नहीं कि भाई गोलियां नहीं चली थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने मेरे साथ जो दोस्त था ना उसको पकड़ लिया था, उसका नाम है अनिल, जो लाडवा गांव का था। मेरा बहुत अच्छा मित्र था वो, बहुत अच्छा मित्र। अभी नहीं रहे वो इस अच्छा, दुनिया अभी में, इस दुनिया में नहीं है। हाँ नहीं रहे। उस जैसा दोस्त मेरा मैंने देखा नहीं अब तक, मेरा इतना अच्छा दोस्त था। वो अपने आप को हनुमान बोलता था, मुझे राम बोलता था। वो कहता था कि भाई मैं आपका हनुमान हूँ। वो इतना अच्छा प्यारा दोस्त था मेरा। तो उसको पकड़ लिया था पुलिस ने, मैं आगे आगे था, वो मेरे पीछे पीछे, एक टोली ने उसको पकड़ा। मैंने देखा कि बात समझ में नहीं आई कि पीछे वाला दिख नहीं रहा, समझ नहीं रहा। जैसे हम बातें करते जा रहे थे तो उकारे भरने होते ना, वो उकारे नहीं भर रहा था। मैंने सोचा पीछे वाला कहाँ गया, मैंने देखा तो पकड़ लिया था। फिर मैं भाग के गया, छुटा के लाया उसको। अच्छा, आप छुड़ा लाए इसको? हाँ छुटा के लाया मैं, छुटा के हम भाग के बस स्टैंड की तरफ भाग लिए थे। फिर तो वो हमारे पीछे भाग लिए थे। बाई चांस ऐसा हुआ कि किसी चीज़ की दीवार की ओट होगी, बस की ओट होगी, हम किसी बस में चढ़ गए जैसे, और वो बस स्टैंड की तरफ भाग गए जो पुलिस के जवान थे, और हमारा बचाव हुआ उस वक्त। लेकिन हम दिल्ली आ रहे थे, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट से मुझे बाहर जाना था, हम दोनों को विदेश जाना था, हमारी बात हुई थी। तो जैसे हम बस में चले गए तो रास्ते में बस फिर रुकवा ली गुड़गांव के पास। चेकिंग चल रही होगी? चेकिंग चल रही थी उस वक्त भी, होगी 30-40 गाड़ियाँ उसी बस के साइड में, दोनों साइड में आगे और पीछे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी पुलिस की। कुछ सिविल ड्रेस में थी, कुछ ड्रेसेज में थी, और शायद सर्दी के दिन थे शायद, मुझे जहाँ तक थोड़ा याद है। क्योंकि जो खेसी होती है ना करंडी, वो कुछ पुलिस वाले ओढ़े हुए थे उसमें, और लोहे की बुक्कड़ मार रखी? हाँ लोहे की बुक्कड़ मार रखी थी। हम बैठे थे। वो शायद मेरी ज़िंदगी का अब तक का वो पहला दिन है जब मैंने 100% मौत को महसूस किया था। 100%। गुड़गांव चेकिंग के? हाँ जी, उस दौरान मैंने 100% मान लिया था कि एक भी 0.001% भी बचने का चांस नहीं है उस दिन। लेकिन ये तो सृष्टि के हाथ में काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में, तो कुछ चीज़ें ईश्वर के हाथ में है। तो वो नहीं हुआ, बच गए हम उस दिन भी। अच्छा, जब आप फरार थे, एक कोई कुरुक्षेत्र या पिपली के आसपास भी कोई एनकाउंटर हुआ था, और कहीं न कहीं आपके घर कहीं न कहीं मैसेज खबर आई गांव में, या जानकार जो आपके उस वक्त के जो दोस्त थे जो आपके साथ काम करते थे कि भाई सुभाष बोस जी का जो है एनकाउंटर कर दिया गया है। और शायद कहीं न कहीं उस वक्त के जो समाचार पत्र थे या उस वक्त का मीडिया था, तो कुछ जगह वहाँ भी इस तरह की चीजें चली थी कि ऐसा कुछ हो चुका है। वो क्या वाकया था और कब की बात थी? वो उसी वक्त उसी दिन की बात थी, वो भी उसी दिन की बात थी। जैसे ही जयपुर से हम दिल्ली आए ना, रास्ते में हुआ ये वाकया। उसके बाद दिल्ली से हमने बस पकड़ी चंडीगढ़ की, क्योंकि हमने जाना कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो तो न्यूज़पेपर में आ चुकी थी, एयरपोर्टों पे भी दिक्कत थी। तो हमने चंडीगढ़ का फैसला किया कि हम शिमला वगैरह जैसे बर्फ़ के पहाड़ों में उधर जाएंगे, उधर ही टाइम निकालेंगे। तो हम निकल लिए दिल्ली बस स्टैंड से चंडीगढ़ बस द्वारा। रास्ते में एक जगह स्टॉपेज आया था, करनाल कुरुक्षेत्र के बीच में, कोई पीपली एक पता नहीं ऐसा कुछ पीपली है वहाँ पे, करनाल का कोई स्टॉपेज आया था ऑन रोड। वहाँ मैं उतरा था, वहाँ पे जैसे कोई खड़ा था, उसने मेरी तरफ थोड़ा सा देखा, बिल्कुल हल्का सा, कि उसने सोचा कि मैं इसको समझ ना पाऊँ, कि मैं इसको समझ में ना आऊँ सुभाष को, कि मैंने तुझे देख लिया। मैंने उस क्षण को पहचान लिया कि शायद इसने मुझे ही देखा है, और शायद फिर उसने फ़ोन कान के लगा लिया, साइड में हटके। मैंने देख लिया कि अब कुछ गड़बड़ है।
हमने वहाँ से चीज़ें चेंज की, तो वहाँ पे फोर्स पता नहीं कौन सी जगह आई, हम तो निकल लिए थे दूसरी चीज़ से, दूसरा कोई चकमा दे के आप निकल हाँ, गए तुरंत? वो यही समझो हमने कोई साधन चेंज कर लिया और हम निकल गए। तो उस दिन वहाँ पे जैसे अपने आईपीएस शायद करनाल थे, पता नहीं कुरुक्षेत्र, अपने सुरेंद्र चावला जी थे और 2-3 एसपी मिलके और फोर्स मिलके उन्होंने वहाँ पे एक एनकाउंटर किया, ये करके कि सुभाष फौजी है, उसका एनकाउंटर हुआ। हम निकल गए चंडीगढ़। नहीं, किसी को मार दिया था? हाँ, कोई मर गया था उसमें एनकाउंटर। आपके ही टीम का था कोई? नहीं, मेरी टीम का नहीं था, मैं जानता भी नहीं था। अच्छा, किसी अननोन को मार दिया? अननोन, हाँ, मतलब समझ में आओगा भी ये सुभाष है। जैसे वहाँ पे खड़ा था ना जो सिपाही जिसने बात की, उसने जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन दी ना, उस हिसाब से दूसरा बंदा तो मैच कर गया होगा। यानी कि आपकी जगह कोई और आदमी मारा गया? हाँ, कोई और आदमी मारा गया था। तो मैं तो निकल गया था चंडीगढ़। चंडीगढ़ भी मुझे पुलिस मिली है, वहाँ से भी निकले, वहाँ आगे जाके शिमला गए, शिमला से भी आगे, वहाँ भी फोर्स थी हमारे साथ। तो अगले दिन जब जैसे शिमला से निकले हम चले गए रेडू। रेडू से हम सांगला घाटी आगे जाना था हमें, पहाड़ों पे। फिर वहाँ पुलिस नहीं आएगी, वहाँ पे देखने के लिए पुलिस को ढूंढने के लिए भी होता नहीं कुछ। बॉर्डर की तरफ, ऊपर के इलाके, चाइना बॉर्डर की तरफ, ऐसे चाइना की तरफ ही बर्फ के पहाड़ में, ऊपर के इलाके में, जहाँ टोटल बर्फ और बियर्स रहते हैं, जो बर्फ के बालू होते हैं, वहाँ पे जाना था। वही हमारी प्लान थी। लेकिन मेरे पास पुलिस से फ़ोन आ गया था। पुलिस ने चंडीगढ़ शिमला से किसी एसटीडी से मेरा जो गाइडर था, जो अपने टूरिस्ट को जो करते हैं ना गाइड, उसके फ़ोन पे फ़ोन आया। अच्छा, हाँ, तो शिमला एसटीडी से। तो मैंने उसको अटेंड किया, मुझे पता चल गया कि कौन है। मैंने दोबारा फिर एसटीडी पे फ़ोन किया कि भाई ये लोग कौन थे जिन्होंने मेरे इस फ़ोन पे फ़ोन किया। उसने कहा सर वो तो चले गए। तो मैंने कहा चले गए, आधी मिनट की बात हुई है, बाहर ही होंगे अभी, ऐसे थोड़ी कि जहाज़ थी बाहर निकल लिए। अब जा उनको बुला के लार मेरी बात करवा। तो एसटीडी वाला बाहर गया, मैंने होल्ड किया। तो वो जब बाहर से आया वापिस, उसने आधी मिनट में आके मुझे बताया सर इस तरह कुछ गाड़ियाँ थी, उनमें ऐसे ऐसे लोग थे और वो ट्रेसर भी लिए हुए थे, हमारी एसटीडी पे ट्रेसर लिए हुए थे। उस ट्रेसर में वो बोल रहे थे कि भाई चिड़गांव के टावर के नीचे है सुभाष फौजी। चिड़गांव के टावर के नीचे। तो मैं चिड़गांव में ही था उस टाइम। आप वहीं थे? हाँ, रेडू के, मतलब उसी की रेंज में थे? हाँ जी, चिड़गांव के टावर के नीचे। रेडू एक कोई कस्बा है, उसके पास चिड़गांव कोई गांव है, उसी गांव में थे हम। तो मैंने सोचा ये तो बिल्कुल बिल्कुल पीछे है, ये तो 5 मिनट का मौका देने वाले भी नहीं है, क्योंकि हरियाणा पुलिस का सिस्टम है ऐसा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो बिल्कुल पीछे पीछे वो सब कुछ समझती है। तो हमें लड़ने का तो हमारा कोई इरादा ही नहीं था भाई, पुलिस के साथ लड़ाई का कोई मतलब नहीं बनता और ना लड़ने का कोई होता ऐसा कुछ। हमने वहाँ से भागना सोचा कि यहाँ से निकल लेते हैं और क्या करें। जब वहाँ से वापस बचते बचाते वो मैं आपको बता कैसे पाऊंगा कि रास्ते में 1-2 जगह तो ऐसा हुआ कि हमने साधन छोड़ के पहाड़ों पे होना पड़ा पैदल। अच्छा, पहाड़ी रास्ते से? हाँ, कोई एक नदी भी क्रॉस करनी पड़ी हमें, फिर जाके कहीं से कोई साधन फिर पकड़ा। इस तरह करते करते हम शिमला पहुंचे थे। शिमला पहुंच के मैंने फ़ोन किया घर पे, छोटे भाई के पास, सुंदर के पास। तब मैंने कहा कि भाई क्या चल रहा है। तो वो रोने लग गया, जैसे मतलब थोड़ा सा रुआसा सा हो जाता ना, इमोशनल टच आया उसके आवाज़ में। तो मैं क्यों कर रहा है ऐसे? बोला तू बोल कौन रहा है? मैं सुभाष बोल रहा हूँ। बोला आवाज़ तो सुभाष की है लेकिन सुभाष तो नहीं हो सकता। मैं क्यों नहीं हो सकता ये बता। आज का न्यूज़पेपर पूरा भरा हुआ है, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर पूरा भरा हुआ है कि सुभाष फौजी का क्या एनकाउंटर, पुलिस को मिली बड़ी सफलता हरियाणा पुलिस को, ऐसे करके। और पूरा ही पेज, मेन पेज हरियाणा का, वो पूरा तेरी खबर से ही भरा हुआ है, उसमें तेरा एनकाउंटर है। मैंने कहा मैं तो जिंदा हूँ। तो बोला तू पुलिस वाला होगा, कोई सुभाष की आवाज़ में बात कर रहा होगा, हमसे कोई और बात लेना चाह रहा होगा, इसलिए तू बात कर रहा है। मैंने कहा नहीं यार, तू माँ से बात करवा मेरी। तो मैंने देखा माँ से बात हुई मेरी माँ भी ऐसे इस तरह की मतलब बातें की उसने भी, वो भी इमोशनल थी, वो इमोशनल हो रखी थी। तो उसने कहा भी तू सुभाष है, जिंदा है, कैसे है, जिंदा कैसे हो सकता है? तेरे इतने दोस्त घर पे आए हुए हैं, गांव के बहुत लोग आए हुए हैं,
तो तू जा मतलब जिंदा कैसी है? फिर जब अखबार में आई, हम तो यहाँ पे गांव इकट्ठा हो रखा है और लाश लाने की तैयारी में है, ऐसा कुछ था। तो जब मैंने कहा भाई ऐसा तो कुछ नहीं, मैं तो जिंदा हूँ। तो बोली हम कैसे माने कि तू जिंदा है? मैंने कहा भाई कोई ऐसी बात पूछ माँ जिससे तुझे पता विश्वास चले, हो जाए कि विश्वास भाई हो जाए मैं बोल रहा हूँ कि सुभाष। मैं ही हूँ। कोई ऐसी बात जो सिर्फ तुझे और मुझे पता हो, घर की कोई ऐसी बात, सीक्रेट। तो बोली अपनी टूम कहाँ पड़ी है ये बता। गोल्ड मतलब गहने वगैरह, गहने वगैरह, आभूषण। हाँ टूम ही बोलते थे। बोली अपनी टूम कहाँ पड़ी है ये बता। तो मैंने बताया कि उस कोने में, घर के उस कोने में हाथ वाली चाकी होती थी, उस चाकी के नीचे गड्ढा खोदते थे। गड्ढे में एक जो 13-15 किलो का जो पीपा होता, वो पीपा, पीपा में कुल्हड़ी, कुल्हड़ी के अंदर टूम, जो कुल्ली होती है ना एक मिट्टी की, छोटी कुल्हड़ी। हाँ कुल्ली, कुल्ली में टूम। तो बोली ये तो सुभाष को ही पता था, मैं तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ। बोली बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सारी जमीन बिक जाए, चाहे कुछ भी लगे, तू बात कर पुलिस से और बता पुलिस को भी मुझे मारना क्यों चाह रहे, और तू बच कैसे भी, और आगे से ये चीज़ें बंद कर, ये मुझे पसंद नहीं है। ये तो चलो माँ बाप को तो पहले भी पसंद नहीं थी, लेकिन उस वक्त तो बोली ये लास्ट है, अब इसके बाद अगर एक भी बात तेरी मुझे सुनी तो ये गलत बात होगी तेरी, अब कैसे भी बच इसको। फिर मैंने गांव में फ़ोन भी किया। मेरा एक दोस्त है जो मेरा हमेशा जिसने साथ दिया, सुरेंद्र पहलवान करके, जो मेरा सबसे अजीज मित्र है और रहा है हमेशा, आपके गांव से? मेरे ही गांव से। तो उसने, उसके जुम्मे लगाए मैंने 5 किले बेचने, गांव के 5 किले ज़मीन बेची। उससे जो पैसा आया वो कोई थर्ड पर्सन, बीच का आदमी, बीच के आदमी ने कहीं बात कर रखी होगी, उसने तो हमें यही बताया कि पैसों में बात हो रखी है। जब अपने हिसार के एसपी थे सतीश बालन जी, वो एसपी थे, तो वे बात कर रखी है पैसे लगेंगे। तो उन्होंने 5 एकड़ ज़मीन बेच के पैसे अरेंज किए भाई, जैसे कुछ 25, 50, 40 लाख की पैसे, पता नहीं कितनी बात हो रखी थी, वैसे हो रखी थी। वो तो उनका काम था, मुझे नहीं पता था, मैं तो बाहर ही था। तो मैं गांव में आया, मेरी माँ बोले भी तू आजा, तू पकड़ में आजा पुलिस के सरेंडर कर दे, जो भी है कोई दिक्कत नहीं। अब तुझे टॉर्चर करेगी तो करेगी, क्या इलाज है, बस तो जाएगा। तब मैंने सरेंडर किया। तो किले बेच के कोई सेटिंग की थी क्या? पैसे की लेन देन करी थी क्या? हाँ लेन देन हुई थी वैसे, लेकिन वो लेन देन सच में सही नहीं थी। अच्छा। वो जो पुलिस जैसे बताया गया ना मैं कि सतीश बालन लेगा पैसे, जो हिसार के एसएसपी हैं, लेकिन सच में ऐसा था नहीं। वो बीच में जो मेरे ही दोस्तों को भी कोई और बीच में ब्लैकमेल करके पैसे लेके गया, बीच में पैसे खा गए। हाँ बीच में पैसे खा गए। सतीश बालन के पास पैसे नहीं आए, क्योंकि सतीश बालन जी से मेरी बिल्कुल बात हुई है 2-3 बार, इस आमने सामने बैठ के इस बारे में, जब मैं रिमांड पे था, इंटेरोगेशन पे था। उस वक्त बालन जी ने कहा मुझे कि तेरे घर से पैसे आ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? मैंने तो यही कहना था कि मैं सर आपके पास आ रहे हैं, और कहाँ जाएंगे, आपके लिए हुआ है। बोला तेरे घर वालों ने 5 एकड़ ज़मीन भी बेची है। मैंने कहा सर बेची है, उनको पता था इस बात का। मैंने कहा सर बेची है। बोले किस लिए? फिर बोला मैंने तो सुना तूने करोड़ों रुपये लिए इस मर्डर के। मैंने कहा सर 1 रुपया भी नहीं लिया, आप कहीं भी पता कर लो। अब लेने वाला अगर मैं हूँ तो मैं कहाँ तो कहीं तो रख के आऊँगा ना, किसी अकाउंट में डलवाऊँगा या मेरे रिश्तेदारों की कहीं तो डलवाऊँगा ना। आप सबके अकाउंट चेक कर लो और पूछ लो, सबको इन्वेस्टिगेशन पे ले लो, जितने भी अनजान आदमी को मैं दूंगा कैसे। तो और जिन्होंने दिए हैं आपको ये भी पता होना चाहिए, फिर किन्होंने दिए और किसके फ़ायदा हुआ, उनको इन्वेस्टिगेशन पे ले लो, उनसे हाँ भरवा लो कहीं अगर मैंने ऐसी कोई डील की हो तो। ऐसी कोई डील, सच में ऐसी कोई डील थी ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता था इस बात। ये वो मातरसाम, हाँ उस वाले की बात, उस एपिसोड, हाँ, उस केस की बात है। तो सतीश बालन ने कहा कि यार तेरे घर से पैसे आ रहे हैं और मेरे नाम से आ रहे हैं, घर वालों को रोक दे, पैसे नहीं देने। मैं बिल्कुल पैसे नहीं लूँगा, किसी भी चीज़ के मैं कभी ऐसे नहीं करता। मैंने कहा सर मैं तो यहाँ हूँ आपके पास, कस्टडी में हूँ, मैं कैसे बताऊँ घर वालों को। फिर मेरी बात कराई गई घर वालों से, मैंने घर वालों को मना भी किया। घर वाले बोले अगर हम नहीं देंगे तो ये कह रहे हैं तुझे मारेंगे, अगर हम पैसे नहीं देंगे
तो ये वाले लोग कह रहे हैं कि तुझे मार देंगे, नहीं देंगे तो तू कह रहा अगर देंगे तो मार देंगे। अब एसपी साहब ने तो मुझे यही कहा, अगर दुविधा में पड़ गए, क्या हाँ, करें क्या ना करें। हाँ, एसपी साहब ने तो मुझे यही कहा कि पैसे अगर आए तेरे घर से तो फिर तेरा इनकाउंटर होगा, और अगर नहीं आए तो तू बच जाएगा। ठीक है, पैसे कोई नहीं ले रहा तेरे से, और ना कोई ऐसी डील होती। मैंने कहा सर मैं करूं भी तो क्या, मैं तो घर पे हूं नहीं। वो उधर से घर वालों को डरा रहे थे कि पैसे तो देने पड़ेंगे, तो पैसे उधर से तो घर वालों से तो चले गए थे पैसे, लेकिन अब करें क्या, इलाज भी नहीं था मेरे पास। तो 6 दिन के इन्वेस्टिगेशन पे मैं रहा, 6 दिन के रिमांड पे। तो जब दोबारा मुझे पेश किया गया, उसमें एसपी साहब खुद पेश हुए जज के, मैं भी था, पेश हुआ जब। तो एसपी साहब ने कहा जज साहब को कि हमें सुभाष फौजी का नार्को टेस्ट चाहिए। जब नार्को टेस्ट सुना भी मुश्किल था लोगों को, क्योंकि इंडिया में एक या दो का हुआ होगा नार्को टेस्ट, शायद जहाँ तक मैंने सुना एक का ही हुआ। परमिशन के साथ होता हो तो परमिशन के होता भी साथ, नहीं। हाँ। इसकी लैब भी बेंगलोर थी उस वक्त, तो अब पता नहीं एक दो जगह और होगी। तो वहाँ पे मेरे वकील ने कहा कि तो नार्को टेस्ट के लिए हाँ मत बनना, क्योंकि तेरे बिना पूछे जज नार्को टेस्ट नहीं देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, होता क्या है, भले इसमें सारी बातें सच उगलती हैं, क्योंकि वहाँ पे साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, कई 10-20 लोगों की टीम होती है, पूरे 12 घंटे तक तुझे मतलब सब कॉन्शियस माइंड में लेके आते हैं, कॉन्शियस माइंड को सुन करके सुला के सब कॉन्शियस माइंड से पूछा जाता है। एक टेक्निक होती है पूछने की, एक हैवी टेक्निक है। तो उसमें जो तू बोलेगा वो सच ही बोलेगा, तो तू मना कर देना। महेंद्र सिंह नैन मेरे वकील रहे हैं हमेशा सभी केसों में। तो अब मुझे लगा कि जब सच ही बोलना है तो नार्को टेस्ट में बोल ही देंगे, दिक्कत क्या है, सच ही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, है क्या। तो नार्को टेस्ट में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने जब जज साहब ने मुझसे पूछा कि भाई सुभाष नार्को टेस्ट देने के लिए तैयार है क्या, मैंने कहा बिल्कुल सर मैं तैयार हूँ। मतलब लिख दूँ क्या, मैं लिख दो सर, ठीक है। एसपी साहब भी खुश हुए, भाई मना नहीं किया। अब आगे आ जाएगी सारी बातें, जो छुपी हुई बातें भी आगे आ जाएंगी। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, जो बातें पहली बात तो मैंने छुपाई नहीं, कुछ भी नहीं छुपाया, दूसरी बात आगे आ जाएंगी, आपको तसल्ली हो जाएगी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ हुआ था। नार्को टेस्ट हुआ था? नहीं, नार्को टेस्ट की डेट मिली 7 महीने बाद की। 7 महीने बहुत ज़्यादा होते थे एक, क्योंकि उसके बाद ही चालान पेश होता है, तो चालान पेश होने में 1 साल लग जाते, बहुत लंबा टाइम था। अगली डेट पे, शायद उससे अगली डेट पे एसपी साहब ने नार्को टेस्ट के लिए मना कर दिया जज साहब को। वो तो उनकी मर्जी, उन्होंने कहीं इन्वेस्टिगेट किया होगा, कोई पता किया होगा। अब आवश्यकता नहीं रही नार्को भाई आवश्यकता नहीं रही, सुभाष ने जो कहा ठीक बोला, इसने झूठ नहीं बोला। तो इस वक्त फिर एसपी साहब ने फिर पेश होकर बोल दिया कि नार्को टेस्ट नहीं चाहिए, तो नार्को टेस्ट की डेट वापस हो गई। ऐसा तो ये जो ईश्वर मातरश्याम वाला जो एपिसोड था, इसमें बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि ये सारा का सारा कांड जो है वो खुद सुभाष फौजी ने इसको कहीं ना कहीं अंजाम दिया था। सुभाष फौजी ने ही जो है वो ईश्वर मातरश्याम का मर्डर किया था, सरेआम गोलियां मारी थी। और कहीं ना कहीं ये भी बात थी कि जब आप जेल में थे तो वो भी आपके साथ जेल में रहे थे। देखो, अब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जेल में, 90% केसेस ऐसे होते हैं कि जो किए हुए नहीं होते, उनके लगे होते हैं, क्योंकि पता ही नहीं होता किसने क्या किया। अब वो केस भी मुझे ही लगा था। अब मैं ये कैसे बताऊं किसने किया होगा, ये तो मैं तो नहीं कह सकता। अब मुझे लग गया, मेरे ऊपर लग गया वो चार्ज, तो मुझे ही मानना पड़ेगा वो। तो ऐसा तो आपने नहीं किया था? नहीं, मैं कैसे करूँगा, करता तो मैं बाहर कैसे होता, ये सोचने की बात है, मैं बरी कैसे होता अगर मैं। और आप क्या, आपके सारे के सारे साथी भी शायद बरी हुए? हाँ, अलग अलग मामलों में 30-32 मामले शायद रहे होंगे आपकी पूरी लाइफ में। बिल्कुल। तो सारे के सारे बरी? हाँ, जितने भी हम, किसी पे कोई मामला नहीं? किसी पे कोई मामला नहीं, सभी अपने अपने घरों पे अच्छे से सेट हैं, और किसी की कोई दुर्भावना नहीं, सभी ठीक घरों से बच्चे हैं, सारे अभी अपने अपने घरों में सभी सेट हैं। अच्छा, जब फौजी साहब आप फरार रहते थे, जैसे आपने बताया ना भी जहाज के रास्ते भी आप जाते थे, रेलवे के रास्ते, पानी के रास्ते, समुद्री जहाज के रास्ते, या और भी अलग अलग जगह रास्ते, तो जब आप कहीं ठहरे हुए हो और आपको कैसे पता लग जाता था कि अब पुलिस यहाँ पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली है? आप ठीक उनके आने से पहले वो जगह छोड़कर किसी और जगह चले जाते थे,
क्योंकि देखिए पुलिस प्रशासन का सिस्टम तो बड़ा हाईटेक होता है, उनको तो लोकेशन लोकेट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, टेक्निक है कि कैसे कहीं की ट्रेस करना है। लेकिन आप तो बिल्कुल ही अकेले, है ना, वन मैन आर्मी की तरह, या ज्यादा से ज्यादा एक दो दोस्त और आपके साथ रहते होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा सामान ताम झाम रख ही नहीं सकते। कोई अपना जो आपके पास असला वगैरह या जो भी छोटा मोटा फोन या जो भी आदमी ठीक समझता है, कपड़े वगैरह एक दो वो चीजें, अदरवाइज पैसे वगैरह या फिर बहुत ज्यादा जरूरी सामान, यानी कि ताम झाम तो रख ही नहीं सकते। और किस किस पे विश्वास करेंगे, कहाँ कहाँ अपनी फील्डिंग लगाएंगे, क्योंकि अगर आप अपने इलाके में हो, आप जहाँ रह रहे हो, वहाँ पे आपके बहुत सारे दोस्त आपके लिए काम करते हैं, जिनको पुलिस की भाषा में गुर्गे कह देते हैं। गुर्गे कहीं न कहीं अलग अलग जगह खड़े हो जाते हैं, जो कहीं की बता देते हैं कि वहाँ से खतरा है, ये आने वाला है, जगह चेंज कर लो। लेकिन आप तो कहीं बिल्कुल अजीब जगह में हो, यानी कि जो जानी पहचानी जगह नहीं, आपके लिए अपरिचित जगह है, वहाँ से कैसे पता लग जाता है? और एक बार, ये तो बहुत बार हुआ होगा, तो कैसे पता लगता था? ऐसे बहुत बार ही होता है, एक दो बार की तो बात ही नहीं होती, क्योंकि 2.5-3 साल जब आदमी फरार रहे तो बहुत बार ही होता है, लगभग ही होता है। ऐसे महीने में 2-4 बार तो ऐसा हो जाता है। मैं बताऊंगा, लेकिन विश्वास होगा नहीं होगा वो सुनने वालों पे, दर्शकों का काम है, आप दर्शकों का अपनी काम बात है। बताओ। हाँ, मैं मेरी जो दिल की बात है मैं वो बताऊंगा, इसमें 1% और सच बताना। नहीं, मैं आप मेरे से कसम ले सकते हो। दर्शक ये भी तय करते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। नहीं, आप मेरे ये से बड़ी ना, अच्छी बात है, व्यक्ति की आजादी है, मैं खुद अभी तोलते कह रहा हैं, हूँ, खुद बोलते हैं। मेरे जो सबसे अजीज है ना, उनकी आप कसम ले सकते हो अगर मैं इस बात में झूठ बोल रहा हूँ। इस बात में जी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100% सच्चा इंसान हूँ, नहीं, मैं 10% झूठ बोलता हूँ। मैं वो तो हर आदमी बोलता है, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। हर आदमी का मुझे नहीं पता कितनी कम ज्यादा बोलता है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं 10% तो झूठ बोलता हूँ। ठीक है, 90% कोशिश करता हूँ कि मैं सच बोलूँ। अब इस बात में मैं सच बताऊंगा, बिल्कुल प्योर 100%, कि जैसे अब मुझे महसूस होता है कि सृष्टि भी कोई चीज है, ईश्वर कोई डायरेक्टर है जो हमें चला रहा है, उसको सब चीजों का पता है। कुछ चीजें हमें आभास कराती हैं, कई बार हमें आभास होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे बार बार जब भी पुलिस मेरे नजदीक लगती थी ना, तब भी मुझे हर बार ये आभास होता था कि कुछ होने वाला है, कुछ तो गड़बड़ है, सुभाष तू निकल यहाँ से। मैं ऐसे निकलता था, ये ऐसा ही होता था मेरे साथ। मतलब मन में ऐसा आ जाता था कि अब कुछ खराब होगा। इतना एक्यूरेट से मतलब आता था, एक्यूरेट, कि आधे 1 घंटे में ही कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ दिमाग में आता था, तो मैं निकल जाता था। अच्छा, कुछ पूर्व पुलिस वाले से मेरी बात हुई, पूर्व अधिकारियों से, या जो उस वक्त के जो सीनियर लोग हैं, उम्रदराज लोग हैं, तो इस तरीके की बातें सामने आई कि आपका जो व्यवहार था, काफी लोगों ने ये भी माना कि पुलिस के साथ आपका व्यवहार ठीक रहता था, और खास तौर पर जुडिशरी जो कहीं न कहीं न्याय करती है, और आप तो उस वक्त के बदमाश थे, गैंगस्टर थे, कानून की कहीं न कहीं निगाह में आप एक कहीं न कहीं क्रिमिनल थे, है ना? तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो आपका बड़ा मतलब ठीक रहता, तो उसकी क्या खास वजह थी? ऐसा था या नहीं था, क्या था मतलब? अब मैं बता दूंगा। जैसे आपने एक बार शुरू में क्वेश्चन किया था एक, कि लोग कहते हैं कि ये वो नहीं था, ये वो था, जो भी, वो अलग अलग बातें हैं, अलग धारणा है लोगों की, अलग अलग अपनी अपनी सोच है। अब वही बात है, अब मान लो लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता पूरे देश में, क्या वो मर्डर करता है बाहर निकल के? वो तो अंदर है, उसने मर्डर किए हैं क्या? नाम तो उसी के लगते हैं। जो पूरे सिस्टम को संभालता है ना, जिम्मेवारी उसी की होती है, एक राजा की जिम्मेवारी होती है। अब उसके राज्य में कुछ भी होएगा तो उसी का नाम आएगा कि इसी का किया धरा है। अब इसी प्रकार मेरे साथ भी होता था। तो ये तो कहने की बात नहीं कि मैंने किया कि नहीं किया या किसने किया, वो जिसने भी किया वो नाम मेरे लगता था, करने वाले तो और ही थे। मेरे मित्र भी तो होते थे ना, मेरे जो दोस्त हैं, एक आधा दोस्त ऐसा होता था, बड़े बड़े मतलब जिंदा दिल है, वो करते थे ऐसा। लेकिन मैं अब नाम नहीं लूंगा उनका कि कौन करता था ऐसा, करते तो वही थे। शायद मेरे हाथ से तो ना भी हुए हों, मैं मानता हूँ इस बात को। भाई अगर कोई सोचे कि सारे सुभाष ने किए होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नाम लगते थे मेरे, और मैं एक्सेप्ट करता था। इलाज क्या, पुलिस के आगे कोई चारा तो नहीं चलता, एक्सेप्ट ही करना होता है वो। इसी प्रकार यही होता था वो। ठीक है। अच्छा, अपराध की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का बहुत बड़ा नाम है। क्या सुभाष फौजी कभी लॉरेंस बिश्नोई से मिले हैं? क्योंकि वैसे तो वो लंबे समय से जेल में है, लेकिन पहले कभी मिले हों, या कभी फोन पे बातचीत हुई हो, या लॉरेंस बिश्नोई के जो करीबी लोग हैं, जो बाहर रहकर चीज़ों को देखते हैं,
उनसे कभी बात हुई है उनकी टीम से? लॉरेंस बिश्नोई से कभी कोई रहा है कोई? नहीं, मेरा लॉरेंस बिश्नोई से कोई ताल्लुकात नहीं रहा। वैसे मैं तो जानता ही अब उनको, वो भी मुझे जानते होंगे अपने टाइम में, जब वो बच्चे होंगे तो जब मेरा नाम आता हो तो वो जानते होंगे। उस वक्त तो वो चंडीगढ़ पढ़ाई करते हाँ, थे। चंडीगढ़ पढ़ता है, उसके साथ एक लड़का है, क्या नाम उसका, मैं अपने, वो तो यहाँ का ही था, मैं उसका नाम भूल गया। हिसार जिले से था? हाँ, ये हिसार जिले से, लॉरेंस बिश्नोई भी तो हिसार जिले से है। नहीं, वो पीछे बेसिकली पीछे से तो वो फिर हाँ, वहाँ रहते ना, लांदड़ी गांव से है। वैसे तो वहां से गए हुए हैं वो, पंजाब में तो। लांदड़ी से गए हैं। हाँ, लांदड़ी से गए हुए हैं वो, अपने पास ही तो है। हम्म, उसके साथ एक लड़का और था, ये अपने यहाँ का, उसका मैन आदमी था वो तो जानता ही था क्या मुझे। क्या नाम उनका? मैं नाम याद नहीं मुझे, बताना नहीं चाहते, याद नहीं है? नहीं याद नहीं यार, अब कई बार है ना दिमाग से उतर जाता है नाम। ऐसे लग रहा कि मुझे पक्का याद है, लेकिन बीच में आएगा तो मैं बता दूंगा। गोदारा करके तो नहीं कोई? गोदारा तो वो तो रोहित गोदारा इधर का है, राजस्थान का। नहीं, अपने यहाँ का कोई एक गोत और है कोई, उसका मैं नाम बोल गया। गोद तो बहुत सारे हैं। हाँ, वो एक इसी इसके साथ का जो इसका मेन दोस्त जो पुराना साथ में, वो तो मुझे पंजाब के इसके बहुत ज्यादा दोस्त रहे, नहीं, राजस्थान के अपने रहे। यहाँ का। हाँ, मुझे भी याद नहीं, नाम नहीं आया। एक चलो अब, संपत नेहरा। संपत नेहरा तो वो संपत नेहरा कहाँ से है? वो अपने आसपास का ही होगा, वो तो जानता था मुझे। अच्छा, हाँ मैंने ठीक नाम लिया? हाँ, वो संपत नेहरा नाम, मेरे तो याद नहीं रहा नाम। क्योंकि उसकी करीबियों में जब होती हाँ, है ना वो चीजें। वो लॉरेंस का सबसे करीबी था वो। हम्म, नहीं, न्यू तो मेरा साला है जो लॉरेंस के साथ खेला हुआ है। अच्छा। हाँ, लॉरेंस के बारे में बताते कि जब वो मतलब उनके पिताजी का हम कई बार इंटरव्यू देखते हैं, या जब जब कोई इस तरह की चीजें लॉरेंस को लेके होती है, तो उनके गांव में जब अलग अलग चैनलों की मीडिया की टीम जाती है और गांव वाले से पूछते हैं या परिवार के लोगों से पूछते हैं, तो बड़ा बताते हैं कि बड़ा शरीफ और नेचर जो वो होता है, लेकिन कोई नहीं सोचता कि बाद में इस तरह की चीजें ऐसा हो जाएगा। ये बड़े कमाल की बात है, आपका क्वेश्चन बड़ा कमाल का है। मैं एक बात बताऊंगा आपको, जो जैसे एक गैंग होती है ना, जिसको गैंग्स बोलते हैं, एक समूह जो होता है, ग्रुप में जो ग्रुप चलाता है ना, उसका दिल कभी कठोर नहीं होता। वो बड़े सॉफ्ट मन के होते हैं, सॉफ्ट दिल के, बड़े दिल से के होते हैं वो वैसे। और जहाँ उनको मदद लगे कि मदद करनी चाहिए, गरीब है, उसकी मदद खूब करते हैं वो। अब वो लड़ाई जब करते हैं, जब उनको लगे कि यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, तब लड़ते हैं। अब उनको बदमाश का फिर दर्जा दिया जाता है, जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है। हाँ, वो भी दूसरों के लिए, खुद के लिए तो वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, दूसरों के लिए भी लड़ते हैं वो लोग। अब उनको बदनाम चाहे कितना भी कर दो। अब लॉरेंस की बात, जैसे अभी मैंने सुना है, ऐसा मैं मिला नहीं, कि अब भी बता रहे हैं कि जेल में 2 दिन तो वो जैसे मौन व्रत करता है, मौन व्रत, और पूजा पाठ करता है पूरी। गायों के बारे में बहुत उसके विचार अच्छे हैं, तो फिर विचार उसके बुरे कहाँ हैं? अब कर कौन रहा है? वो तो जो कर रहा है उसके नाम लग रहे हैं सारे, जितने केस उसी के नाम। मैंने भी सुना वो जेल में बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। हाँ, ऐसा। और जब उनको अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में जब पुलिस कहीं न कहीं को जब वहाँ का संबंधित केस होता है, हाँ, तो इंटेरोगेशन के लिए लेकर आती पूछताछ के लिए। तो अगर उस दिन मंगलवार है या कोई ऐसा दिन है, तो वो बोलेंगे नहीं, फास्ट भी और उस करते दिन हैं। पाठ करेंगे सुबह से ही। और उनकी जो दीवारें, वहाँ बताया जाता है कि जो भगत सिंह और जो क्रांतिकारी लोग अच्छे विचारों वाले रहे हैं, तो उनको पढ़ना कहीं न कहीं वो ज्यादा पसंद करते होता है इनमें, होता है इनमें। क्या होता है, ग्रुप में कोई एक दो ही ऐसा होता है जो मतलब एक आधे के हाथ से गलत काम हो जाता है, फिर वो ग्रुप की बदनामी होती है। बाकी आपस की लड़ाई भी होती है उसमें, अब दूसरा क्या करे, आपस की लड़ाई तो लड़नी पड़ती है, लड़ेंगे, सभी लड़ेंगे, लेकिन बिना वजह के कहीं आपको नजर नहीं आएगा जल्दी से कि किसी ग्रुप का जो टॉप पे बैठा है, टॉप जगह पे, वो ज्यादातर कहीं गलत नजर नहीं आएगा आपको। समाज की नजरों में गलत नहीं होता, वो कानून में गलत होता है। अच्छा, हरियाणा में अभी कोई बहुत बड़ी गैंग वार फिलहाल कुछ सालों में नहीं हुई है, लेकिन अगर हम बाकी जगह देखें, पंजाब, राजस्थान, यूपी या अलग बड़े स्टेटों में देखें, तो बड़ी बड़ी गैंग वार जो होती है, और कई बार तो बहुत सारे वीआईपी लोगों को भी मार दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं लाइमलाइट में होते हैं, सारी की सारी चीजें होती है। एक आपको नाम याद होगा, पंजाब के ही कलाकार थे सिद्धू मूसेवाला, उनका कहीं ना कहीं जिस तरीके से मर्डर कर दिया गया,
तो उस इंसिडेंट को आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, उस एपिसोड को मतलब क्या कैसे देखते हैं आप? नहीं, आप उस पे हम चर्चा ना ही करें तो ठीक है, वो तो उनका लंबा मैटर है कुछ, क्योंकि उनके भी आपस में कुछ तार ऐसे होते हैं रिवेंज जैसे, ऐसा कुछ था कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, हाँ, कुछ होता चीजें। क्या कि कुछ कलाकार है ना, जो ये कलाकार होते हैं ना गाने बजाने वाले, अब ये गाने बजाने बदमाशी पे भी निकाल देते हैं गाने, निकालते हैं ना, बहुत मैंने सुने हैं इनके, फिर ये अपने आप को बदमाश जैसा व्यवहार करते हैं ये खुद ही, जो सिंगर है मैंने देखा है, बहुत सिंगर है, मैं नाम ना लूं तो ठीक है, कि ऐसा लगता है जैसे यही बदमाश है, इसी प्रकार गाने निकालते हैं और फिर वैसा ही व्यवहार इनके अंदर पैदा भी होता है, क्योंकि हमारे दिमाग की खासियत कि हम ज्यादातर जो भी बात कहेंगे, गाएंगे, सुनेंगे, वो हमारा दिमाग एक्सेप्ट करके बार बार चीजों को रिपीटेशन होगी किसी भी accept तरीके से, करेगा वो होती चीजें जी, फिर उसी पे चलना शुरू कर देता है। हालांकि हमारी सरकार बहुत सारी रोक लगा भी रही है, बहुत सारे गाने जो है डिलीट भी कराए जा रहे हैं, जी। हटाए भी जा रहे हैं, लेकिन प्रचलन में है। वो कहते हैं कि हम अन्य भी गाने गाते हैं, वो इतने ज्यादा नहीं चलते, अलग अलग काम करते हैं, लेकिन जो यंग एज है, टीन एज है, जो बच्चे हैं, वो इन गानों को हाथों हाथ लेते हैं, तुरंत चल जाते हैं। तो ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि हमारी जनरेशन ऐसे गानों को ज्यादा सुनती है, वो जब ज्यादा सुनती है, वो डिमांड के हिसाब से वो सिंगर और राइटर वो लिख देते हैं और गा देते हैं, लेकिन ये बुरा असर तो 100% डालते ही डालते हैं। मैं तो कह रहा हूँ बल्कि सिर्फ वो बदमाशी वाले गाने नहीं, जो जात पात पे भी गाने आते हैं ना, कास्टिज्म पे, वो हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं, बहुत, उसमें भेदभाव बहुत होता है। जैसे जाटा का छोरा ऐसा है, अब जाट नाराज ना हो मेरी इस बात से, कोई फिर ब्राह्मण का छोरा निकाल दे, बनते गाने सब कास्टों बने हुए हैं, सब कास्टों पे बने हुए, उसके होड़ लगी ना, शुरू में वो निकला, उसके बाद होड़ लगी, तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि नहीं, भेदभाव हुआ कि नहीं, इससे सांप्रदायिक भावनाएं बढ़ी कि नहीं। मैं तो कह रहा हूँ उन पे भी रोक होनी चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। गाड़ियों पे जैसे लिखा होता है जात, मैं तो भारत सरकार से, हरियाणा नहीं भारत सरकार से अपील करता हूँ इस बात की कि जाति शब्द हटा दिया जाए किसी भी डॉक्यूमेंट से, कोई भी डॉक्यूमेंट है, जाति शब्द हटा दिया जाए। हाँ, अपना गोत लगा सकता है, गोत होगा, गोत बिना चलता नहीं कुछ भी, जाति बिना चलेगा, जाति तो कुछ है ही नहीं। तो व्यवस्थाएं बनी हुई ना, ये तो नहीं बनी, एकदम से तो नहीं हटा सकते, व्यवस्थाएं बनी हुई सारी नहीं बनी हुई, वैसे ही बनाई। आप देखिए ना, जब भी वैसे तो देखिए इस विषय पे ज्यादा तो हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीजों पे जो है, जो अदर कास्ट के लोग हैं, और अगर हम उनकी कास्ट का नाम लेकर बोलेंगे तो आप पर मामला दर्ज हो जाएगा, SC/ST लग जाएगा। हाँ जी। लेकिन जब उनका जन्म होता है, उनका आधार कार्ड होता है, जब उनका जन्म प्रमाण पत्र बनता है हॉस्पिटल में, सबसे पहले जाति लिखी जाती है कि इस जात का है, वो जात लिखी जाती है, मेंशन होती है आधार कार्ड पे जी, उनके जन्म प्रमाण पत्र पे। और कोई मामला होता है, जो जात तो लिखी जाती, मेंशन होती है, लेकिन अगर आप उसको बोल दोगे तो मामला भी दर्ज हो जाएगा, आप नहीं बोल सकते उसको। ये भावनाएं गलत है, ये मैं उनकी गलती मानता हूँ। मान लो अब हम जात पात की बात नहीं करते, हालांकि मैं दलित शब्द के खिलाफ हूँ, दलित शब्द प्रचलन में ही नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। दलित का अर्थ ही अपने आप में एक नेगेटिव आता है, दलित होना ही नहीं चाहिए। दलित का मतलब सब है समान दबा है, हुआ, सब समान है। हाँ। नहीं, आज के समय को दबा हुआ है ही नहीं, जो सरकारें तो कानून में ऐसा कुछ है नहीं। जब कानून दे रखा है, कानून सबके लिए बराबर है जी, है ना, जो जिस देश में रह रहा है उसके लिए इक्वल है सारी चीजें। ये तो पॉलिटिशियन भी कहते हैं, प्रशासन भी कहता है, सारी की सारी शो भी होती है, जुडिशरी भी कहती है हमारी है, शो भी करते तो हैं। जब है चीजें तो फिर वो क्यों। हाँ, सुविधाओं का अभाव हो सकता है, सुविधाएं कम ज्यादा हो सकती है, रंग रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन जहां तक कानून की बात है, अधिकारों की बात, तो सबके सेम है, सबके सेम है, सबके सेम है। वैसे तो कानून तो मैं भी मानता हूँ। अच्छा, मैं फिर उसी टॉपिक पे आऊंगा। मुझे डेट तो मतलब सन तो नहीं पता ये कौन सी दौर की बात है, लेकिन आप जब चलती थी चीजें आपकी वही है, जब आप फरार थे या भाग रहे थे पुलिस के आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे, ना चल मेरे भाई कहाँ तक जाएगा तेरे को, ना पकड़ के ही रहेंगे। तो बालसमंद गांव के आसपास धारा 144 लगी हुई थी, और एक वो मतलब बहुत सारी पुलिस, वो एक बड़ा वाकया था, ऐसा कुछ हुआ था, लंबे समय तक धारा 144 लगी रही। वो 3-4 दिन तक लगी थी, ये 98 की बात है। 98, हाँ जी। क्या वाकया था वो चौकी कांड बोलते हैं उसको वैसे तो। अच्छा, वो चौकी पाड़ दी थी। हाँ, चौकी हाँ, वो थोड़ा बताओ, वो वाला। हालांकि आपने पिछली बार थोड़ा सा बताया था। हाँ, वो लेकिन चौकी कांड क्यों हुआ, वो क्या प्रकरण था पूरा?
वो उसमें है ना एक दो बातें मिक्स हैं। हम्म। जैसे पुलिस को तो तलाश थी मेरी पकड़ने में, तो उस वक्त है ना हमने एक प्लान बनाई थी। अभी मैं बता देता हूँ आपको कि जो टोहाना में है ना, टोहाना के जो हमने सुना था कभी कि टोहाना के जो मंत्री संतरी जो अब भी है कि शायद पहले थे उस टाइम पे, मेरा तो कभी आना जाना नहीं हुआ उनसे। जब हमने सुना था कि इनके दादा या किसी ने भगत सिंह पे गवाही दी थी उस वक्त, तो दादा ही होगा कोई, इनके तो दादाजी होंगे, उन्होंने गवाही दी थी, तो वो हम गलत मानते थे उस बात को। अब उस चक्कर में हमने एक डायरी बनाई थी कि भाई इसको निपटाएंगे, इनको कहीं ना कहीं से। वो हमारी सोच गलत भी हो सकती है ना, वो उस वक्त तो ऐसा ही था। तो एक डायरी में उनका कहीं जिक्र था और उस पे क्रॉस का निशान था। अब वो डायरी लीक हुई, मतलब उनका काम तमाम करना था। जैसे भी जो भी उस वक्त यही मन में था, तो अब वो डायरी होगी लीक। क्योंकि कई बार है ना एक दो बंदा ऐसा होता है कि बाहर पहले से ही लीक आउट कर देता है कि भाई ऐसा होने वाला है, ताकि लोगों को ये पता चले मेरे सराउंडिंग में कि देखो मुझे पता था ना, मैं बिल्कुल टच में हूँ। वो इस वजह से लीक हो गई और वो चली गई बाहर। तो वो तो बड़ा मामला फिर होना ही था। तो पुलिस पकड़ने गई थी, मैं पकड़ में आया भी था, मुझे हथकड़ी भी लगी थी। उस वक्त चौकी पे मुझे लेके भी गए थे। मेरे साथ बदाउड़ का कोई, राजली का कोई, बरवाड़ा का, इस तरह के मतलब एक एक लोग ये मेरे साथ भी थे जब मैं पकड़ा गया था। उस वक्त मुझे छुटाने के लिए गांव गवांड के लोग आगे थे, सारे छुटा के भी लेके गए थे। उस वक्त में इतनी बड़ी पुलिस फोर्स आई थी कि सुनने में आया कि कम से कम 250 गाड़ियां थी। अब 250 गाड़ियों में 40-50 तो बस थी भरी, जिसमें लेडी पुलिस भी थी। सुनने में आया, मैं कंफर्म नहीं, कि 8-10 जिलों के 8-10-12 जिलों के एसएसपी, 8-10-12 जिलों के डीसी, जुडिशरी, डीजी हरियाणा और एक्स चीफ मिनिस्टर हरियाणा हमारे गांव में आए थे। धारा 144 लगी थी 98 में। हाँ 1998 की बात है, 1998। तो जहाँ तक मुझे याद है, अब महीना और दिन मुझे कोई याद नहीं ना, मैं याद रखना चाहता है अब ये बातें, भूल जाना चाहता हूँ मैं। तो उस वक्त धारा 144 लगने से बिल्कुल बंद कर दिया था सब कुछ। बहुत लोगों पे केस लगे थे, बहुत दंगा प्रसाद हुआ था और पंचायत में फरमान भी जारी हुआ था कि ऐसे ऐसे करेंगे। वो बड़ा किस्सा है, वो अपने आप में एक लंबी कहानी है वो जी। हाँ जी। तो उसमें ऐसा कुछ हुआ था जिसमें धारा 144 लगी थी। आपका क्वेश्चन था कैसे लगी, वो इस वजह से लगी थी, इस वजह से लगी कि मुझे पकड़ा जाए। तो किताब में पकड़ी गई थी और किताब के आगे फिर वो आगे की कार्रवाई हुई, जो डायरी थी हाँ उसके आगे ये सिस्टम था सारा। हाँ। अच्छा, आपने टोहाना का जिक्र किया, जैसे टोहाना फतेहाबाद जिले का पार्ट है। फतेहाबाद में हनीफ कुरैशी होते थे आईपीएस। हाँ जी। उनके साथ भी कोई वाकया हुआ था आपका? हाँ हुआ था। मतलब जानकारी मैंने ठीक ही है क्या? ये जानकारी आपको मिली कहाँ से? पहले तो मैं पूछूंगा आपसे नहीं, आपके एसएसपी जो हनीफ कुरैशी थे, भाई उनके साथ तो ये बिल्कुल ऐसा मामला है कि उन्हीं को पता और मुझे पता नहीं, कुछ चीजें फिर निकालनी पड़ती है ना, और तो किसी हम को जब पता अगर नहीं। किसी का इंटरव्यू करने बैठेंगे तो कुछ न कुछ तो, हालांकि मैं हमेशा सामने वालों को ये कहता हूँ कि पूछना मेरा काम है, जो मैं जानकारी पूछ रहा हूँ वो सही है गलत है ये आगे वाला ही पुष्टि करेगा उसकी। नहीं हुआ था, हमारे पास गलत जानकारी भी हो सकती है। नहीं गलत नहीं है, वो हुआ था ऐसा। एसएसपी साहब भी हैं कहाँ, जहाँ भी ड्यूटी है उनको पता ही है, मैं इसमें झूठ बोलने तो वाले कोई क्या बात नहीं। क्या मामला था? अब वो एसएसपी साहब चाह रहे थे कि सुभाष फौजी से पूछा जाए कि किस किस एसपी से तेरे संबंध थे, सीधे ताल्लुकात थे। अच्छा। हाँ, किन मतलब बड़े अधिकारियों से तेरे ताल्लुकात थे, ब्यूरोक्रेसी से कैसे ताल्लुकात थे, किस किस से, वो मुझे बता। अब उसके बारे में मुझे टॉर्चर किया गया था। अब टॉर्चर मतलब टॉर्चर, हाँ टॉर्चर मतलब टॉर्चर मारना। रिमांड तो पूछताछ होता है ना। अच्छा, टॉर्चर मतलब मारना, 3rd डिग्री 4th डिग्री, हाँ, जो भी डिग्री, ऐसा कुछ उन्होंने क्या तरीका था रिमांड का? अब टॉर्चर का बताओ, खुल के बताओ। टॉर्चर का तरीका ये, जैसे मोगरी होती है अपने, जैसे लठ बोलते हैं, लठ बड़ा होता है, मोगरी इतनी सी, छोटी सी 3-1 फुट की होती है, कुत्का टाइप का, कुत्का से बड़ा, बड़ा कुत्का इतना मोटा,
तो वो मेरी छाती में मारे गए थे उस वक्त, ऐसे खोद मारी थी। उन्होंने मारी? हाँ, कई दो ही थे, एक एसएसपी हनीफ कुरैशी और एक डीएसपी। कौन थे वो डीएसपी मुझे नहीं पता, और मैं, तीनों एक कमरे में बंद थे। कहाँ जगह, कहाँ? फतेहाबाद की बात है, पता नहीं कहाँ बंद थे, सीआईए था क्या था मुझे नहीं पता। तो वहाँ उन्होंने बहुत टॉर्चर किया मुझे, वैसे बांध के। बेड़ियां तो थी मेरे पैरों में, हाथों में, वो बेड़ियां तो थी, तो बंधा हुआ तो मैं वैसे ही था, लेकिन उन्होंने और भी बांध के अच्छे से उन्होंने टॉर्चर किया। भी बता दे ये बात, किस किस से संबंध थे। जब मैंने कहा कि मेरे संबंध है ही नहीं, तो मैं बताऊंगा कहाँ से। अब मैं झूठा नाम किस एसपी का लूँ, किस डीसी का लूँ झूठा नाम कि मेरे उनसे संबंध थे, जब संबंध थे ही नहीं तो बताऊंगा कैसे। ऐसे कितने घंटे तक चली मार पिटाई? मैं बेहोश हो गया था, मुझे नहीं पता। होश आया फिर पिटाई की? हाँ ना, फिर उसके बाद नहीं की। होश आया तो मैंने देखा कि 2-4 पुलिस वाले थे, वो मतलब रुआसे से हो रखे थे, जैसे रोने को रखे, उदास थे काफी। बोले यार गलत है ये बात। कब की बात आई आपने, किस सन की? अब मुझे सन याद नहीं, ये 2001 की बात है शायद। 2001। हाँ जी, शायद उस वक्त की बात है। तो हनीफ कुरैशी शायद उस वक्त एसएसपी फतेहाबाद थे। तो उसके बाद आईपीएस हनीफ कुरैशी से आपकी मुलाकात हुई? उसके बाद कभी भी लाइफ में? नहीं, कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो मतलब वो ये जानना चाह रहे थे कि आपके किस किस एसपी और या आईपीएस मतलब किसके संबंध डायरेक्ट हैं? हाँ जी। तो इसकी वजह भी कुछ आपने सोचने का प्रयास तो किया होगा ना कि आखिर क्या वजह रही होगी, क्यों पूछ रहे होंगे, कोई ऐसी कोई बात हुई हो? भाई कई बार ये भी होता है ना भाई, अगर या तो कई होते हैं ना, कई चीजें पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो ब्लीच होगी हो, कई चीजें तोड़ दी गई हो, कि ये जानकारी तो हमारी थी तो उसके पास कैसे चली गई, या कोई होता है ना खबरी, कोई बात तो लीक ना होगी हो, या फिर कौन इसको बचा रहा है, यानी कि कड़ियां तो कुछ भी हो सकती हैं। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं। मैं जहाँ तक मेरा दिमाग जो काम कर रहा है, जहाँ तक मैंने सोचा हो उस वक्त, कि इनकी एक लॉबी होती है, जो आईपीएस की एक लॉबी होती है, ब्यूरोक्रेसी की अपने आप में एक लॉबी होती है। अब उसमें आपस में इनके भी तो टकराव होते हैं ना, आपस में ये भी तो, जैसे हमारा समाज नहीं होता क्या, हमारे समाज में आपस में ठीक से नहीं बनती ना, बिल्कुल इनमें भी होता है, इनमें भी होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, मतभेद होते हैं, इनमें सारी मतभेद चीजें होते हैं। तो शायद एसएसपी साहब ये जानना चाह रहे थे कि भी राजपाल या किसी अन्य, कई एसपी आए थे उस वक्त शायद, तो उनसे किस किस से संबंध, ताकि मैं कभी लॉबी में, ये मिलते तो है अक्सर किसी प्रोग्राम में, तो मैं उनको कह सकूं कि रहने दे, तेरे साथ तो ऐसे भी था, रहने दे। मतलब ऐसा कुछ इनका हो सकता, मनसा ऐसी हो सकती है। अच्छा, और तो कोई अधिकारियों की बात हमारी चल रही है, ज्यादा जो समय आपका रहा, जब आप जेल में रहे या जब आपको पकड़ा गया, तो उस वक्त इनेलो सरकार थी। अगर मैं 2001 से और 4-5 तक की बात करूं, तो उस बिटवीन कोई ऐसा भी हुआ था कि आप किसी वजह से बीमार हुए थे, या पर हमला हुआ था, या गोली लगी थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ, यानी कि आप हॉस्पिटलाइज हो गए थे, आपको हॉस्पिटल में जाया गया, और उसके बाद आपको रोहतक पीजीआई भी रेफर किया गया। वहाँ कोई आपकी एसपी के साथ या डॉक्टरों के साथ या किसी पॉलिटिकल के साथ कुछ बातचीत ऐसी हुई थी? कहाँ से यानी कि मैं सीधा पूछूं, आपका काम तमाम करने का कोई ऐसा सिस्टम था? नहीं, कहाँ से निकाल के लाते हो ये बात, ये मैं भी पूछना चाहता हूँ ना आप, मतलब ये निकाल के, उस वक्त तो चलो अखबारों की सुर्खियां भी थी ये उस वक्त तो, लेकिन वो तो बहुत लंबा वक्त हो गया ना, तो किसी को नहीं पता, वो भूल गए लोग। नहीं, क्या ऐसा कुछ हुआ था क्या? तो ऐसा हुआ था एक बार, मैं हालांकि मैंने कहा मैं श्योर नहीं हूँ कि आपकी वजह क्या थी, मुझे नहीं पता कि आप हॉस्पिटल में गए कैसे। हाँ, मैं बता, लेकिन आपको रेफर पीजीआई किया गया, और उसके बाद मैं किसी कारणवश हॉस्पिटलाइज हुआ सिविल हॉस्पिटल हिसार। वहाँ पे अपने जो अभी थोड़े से ओपी सिंह से पहले डीजी कौन थे अपने, ओपी सिंह से पहले जो डीजी, सिंगल है नहीं, ओपी सिंह से पहले जो डीजी थे, ओपी सिंह से पहले थे शत्रुजीत कपूर। उनके भाई यहाँ पे मुझे लगा सीनियर एसपी पूछ रहे हो। हाँ जी, क्योंकि मैं एसपी सोच गया था, क्योंकि वो जींद में वो एसपी होते थे। आपने डीजीपी पूछा। हाँ, डीजीपी ओपी सिंह से पहले डीजीपी शत्रुजीत कपूर थे। तो शत्रुजीत कपूर जी के सगे भाई
सिविल हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर थे, उस वक्त की बात है ये। मैं हॉस्पिटलाइज हुआ तो उन्होंने मुझे रेफर करना था चंडीगढ़ पीजीआई। पीजीआई। तो मेरे चोट कहीं थी, उन्होंने लिख दिया कुछ। अच्छा, क्या लिखा? गलत तरीके से लिख दिया कि दिमाग में परेशानी है और शॉट देने पड़ेंगे, मानसिक रूप से परेशान हाँ है। कुछ शॉक देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक। और चोट कहाँ थी? चोट तो पैर में थी और अलग जगह पे थी चोट तो, लेकिन उन्होंने लिख दिया इलेक्ट्रिक शॉक देने पड़ेंगे इनको। तो इलेक्ट्रिक शॉक के लिए चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया। अब एसपी मेरे साथ थे गार्ड में, राजपाल एसपी तो हाँ राजपाल जी वो थे मेरे साथ में गार्ड में। गार्ड भी बड़ी थी, जब एसपी साथ थे तो गार्ड बड़ी होगी नेचुरली। हाँ। तो वहाँ पे चले गए, मैं तो यही सोच रहा था कि वे मेरा और जो इलाज होना वही होगा। अब वो चले गए उसमें इलेक्ट्रिक शॉक वाले में। डॉक्टर ने मुझे अंदर, स्ट्रेचर पे तो मैं था ही, डॉक्टर ने मुझे अंदर करके बोला भाई जल्दी से वो करो, इलेक्ट्रिक शॉक देने इसको। जैसे मैंने ये सुना, मैंने एकदम से एसपी साहब की तरफ देखा। मैंने कहा सर ये इलेक्ट्रिक शॉक किस लिए दे रहे हैं? बोला पता नहीं भाई, ये तो इन्हीं को पता, ये तो इनका काम है, मैं तो गार्ड में हूँ, मुझे नहीं पता। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैं डॉक्टर साहब ये इलेक्ट्रिक शॉक किस लिए है? बोले आपके माइंड के कुछ तार हिल रहे हैं, उनको सेट करने उनको के सेट करना है। तो मैंने कहा सर माइंड के तार कैसे हिले? मैं तो सही हूँ बिल्कुल, मेरे तो और चोट है, ये तो दिमाग में तो कोई चोट नहीं है। उन्होंने कहा ऑन डॉक्यूमेंट ये है, और डॉक्यूमेंट में कोई चोट और नहीं शो कर रखी। मैंने कहा सर आपको दिख भी रही होगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको दिख रही होगी, चोट तो और दिख रही होगी, अगर वो मेंशन नहीं है तो ये गलत, इसका मतलब हमें क्या पता, हमें तो वही करना जो ऑन डॉक्यूमेंट आया। मैंने कहा वापस करो मुझे। और वापस करे कौन? जब इनेलो सरकार थी, इनेलो सरकार थी उस वक्त, ये 2001 की बात होगी शायद, जहाँ तक मेरा आइडिया। जी। तो वो वापस नहीं कर रहे, मुझे पता चल गया गड़बड़ है, ये तो पागल करेंगे तुझे। मैंने एसपी साहब से बात की। मैंने एसपी साहब को, आपको शर्म आ रही है इस बात के लिए? आप इतने बड़े अधिकारी हो, आप रक्षा के लिए हो वाकई में तो, सही में तो, और आपने कसम भी खाई है। जब आपने कसम खाई तो उस वक्त क्या कसम खाई होगी आपको याद होनी चाहिए। अब ठीक है आपकी नज़रों में क्रिमिनल होगा, लेकिन मैंने ऐसे क्राइम भी नहीं किए कि आप मेरे साथ ऐसा करोगे, आपको ये ठीक नहीं आप कर रहे हैं। तो जो भी कुछ बातें हुई मेरी और राजपाल सिंह की, तो बोले ठीक है यार, मैं भी छीक लिया, बोला मैं वापस ही करता हूँ, ले चलता हूँ तुझे, तू ठीक कह रहा है। उन्होंने मुझे वापस फिर हिसार सिविल हॉस्पिटल में लेके आए। आके मैंने कपूर साहब से बात की। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा आपके साथ क्या है? बोले यार मैं क्या करूं? उन्होंने मुझे बताया, सच बताया कि मैं क्या करूं। मैं तो आप फिर ये करें, अगर आप क्या करें तो क्या गलत करें, फिर क्या, अगर कुछ समझ में नहीं यार तो ना गलत करो ना सही करो, ये कर सकते थे, गलत तो क्यों करो? बोले यार मैं तो लाठी कांध विचाला आ गया। ये कपूर साहब की वर्डिंग है कि मैं तो लाठी कांध विचाला आ गया, मैं करूं तो करूं कि मेरे ऊपर प्रेशर है। मैं आपके ऊपर प्रेशर किस चीज़ का है? उन्होंने सीधा बताया अभय सिंह का प्रेशर है। अभय चौटाला का? जी बता, तो मैं बता रहा हूँ आपको, हम और किसी का नाम तो लूँ कैसे? मैंने कहा अभय सिंह का प्रेशर क्यों है? बोला हमें नहीं पता इस बात का। तो अभय सिंह, आप जो बोल रहे हो सोच समझ के बोलना। मैं बिल्कुल, मैं सोच समझ, इसमें आजकल मान आने का दावा भेज देते हैं। ऐसा पहले कई इंटरव्यू में हुआ है ऐसा जी कि उनके बारे में कुछ लोगों ने बोला और फिर उन्होंने कहा कि ये झूठ है। तो जो भी आप बोल रहे हो अपनी जिम्मेदारी के साथ बोलना। नहीं, मैं अभय सिंह की इज्जत करता हूँ, मैं कोई उसके खिलाफ थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो जो हुआ वो बता रहा हूँ। नहीं, आपको मैं सचेत कर रहा हूँ। नहीं सचेत, अब मैं मेरे स्टेटमेंट चेंज कर दूं क्या? चेंज नहीं करनी, मैं आपको कह रहा हूँ जो कह रहे हो वो तरीके से। तरीके से नहीं, मैं बिल्कुल क्लियर बताऊंगा। तरीका क्या है इसमें? तरीका लगा दिया तो फिर झूठ हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात जी। अगर मैंने तरीके से बोल दिया ना, तो तरीका तो चतुराई का मैं कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी के साथ जो बोल रहे हो जो बोलना। बोलो हाँ। सच बोलना जी। ये हाँ, मैं सच ही बता रहा हूँ। इसमें अभय सिंह को नुकसान भी क्या होने वाला है? बहुत पुरानी बात है। तो ये तो कपूर साहब की बात है, कपूर साहब ने मुझे बताया, मैं तो वही बता रहा हूँ, मेरी कोई अभय सिंह से बात थोड़ी ना हुई। ठीक है।
अब कपूर साहब ने कहा कि मेरे को तो भाई ऐसा बोला गया कि इसको इलेक्ट्रिक शॉक दिलाओ, इसको भाई पागल खाने जैसा माहौल बना दिया। मैंने कहा तो आप भी तो डॉक्टर हो, आपका भी तो कोई धर्म बनता है, क्या सारे उन्हीं की मानी जाएगी? बोला मैं, वो फिर भावुक हो गए कपूर साहब। बोला सही है यार, मैं ना मेरा धर्म ही निभाऊंगा, अब मैं तुझे जो तुझे चोट है उसी की वजह से ऑन डॉक्यूमेंट उसी से भेजूंगा। मैंने कहा 10 दिन हो गया, आपने मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। 10 दिन, वो उस वक्त 10 दिन हो चुके थे। रोहतक पीजीआई? रोहतक पीजीआई तो एक ही दिन का काम था। अच्छा, चंडीगढ़ जब? हाँ, यहाँ सिविल हॉस्पिटल में बिना इलाज के 10 दिन चल रहे थे। अच्छा। हाँ जी, नुकसान तो हो ही रहा था मुझे, लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि मुझे डॉक्टर साहब ने ही बताया कि मेरा भाई एसपी है शत्रुजीत कपूर। ये कपूर डॉक्टर ने ही मुझे बताया, और मैं तो जानता ही नहीं था भी कोई भाई एसपी है क्या, आईपीएस है। हाँ, मैंने कहा आप उनसे एक बार बात कर लें, उनसे बात कर ले कि या मैं सही कर रहा हूँ क्या। अगर वो आपको कहे कि सही है तो फिर चलने देना, फिर मैं भी क्या करूँगा। वो बोला नहीं, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। उन्होंने यही कहा। उन्होंने फिर मुझे जो चोट थी उसमें ही ट्रांसफ़र वापस चंडीगढ़ कर, वो पीजीआई रोहतक कर दिया। जब मैं पीजीआई रोहतक गया तो उसके बाद भी मेरे ऊपर फोर्स यही थी कि भाई इसका इलाज ना हो। अब फिर आप कहोगे सोच समझ के बोलना, मैं तो वही बोल नहीं, वजह क्यों थी, ऐसा क्यों था? अब ये वजह तो वो ही जाने क्या वजह थी इसकी। कौन जाने? जो ये कर रहे थे वो वही कौन कर रहा सरकार, था? जो उस वक्त की जो सरकार थी, इनेलो सरकार थी, चौटाला सरकार हाँ, थी। इनेलो सरकार जाने। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे। हाँ, तो वो जाने। अगर आप 2001-2 की बात कर हाँ, रहे हो, हाँ, उस वक्त की बात तो ये तो ऑन रिकॉर्ड की बातें हैं। ऑन रिकॉर्ड ही है, अखबार में भी आई थी वो तो। उस वक्त के अखबार देख लो, अब मेरे से तो अखबार निकलेंगे नहीं। अच्छा, अभय सिंह चौटाला से जो आपकी बातचीत हुई थी फोन पे, और जो धमकी वगैरह जो भी किया गया था, मतलब उसके बाद हालांकि आमना सामना हुआ, फिर बुलाया गया, आप गए, आपके साथी आपको लेके गए फार्म पे, उसके इन बातों को करीब तो मतलब 25-26 साल शायद हो गए होंगे। ये चौटाला सरकार की बातें होंगी, ये तो काफी लगी 25 साल प्लस हो चुके हैं। उसके बाद कभी आप अभय चौटाला से या अजय चौटाला से या उनके और परिवार के लोग सदस्य से मिले? ना, मैं कभी गया ही नहीं, मैं राजनीति से कभी इस तरह टच हुआ ही नहीं। अभय चौटाला को आज के समय में आप कैसा इंसान मानते हैं? हालांकि ये पॉलिटिकल सवाल है, आपके सब्जेक्ट से बाहर का सवाल है। नहीं, वैसे तो देखो सब्जेक्ट हमारा सबका ही है, क्योंकि हम इनके राज में रहते हैं, तो हमारे राजे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट तो बनता ही है। लेकिन मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेता, तो मैं इतना ही बता पाऊंगा कि मैं मतलब सीधा साधा सा आदमी है, और जिसका है ना उसी का खास है। मतलब टू द पॉइंट, जिसके साथ दोस्ती उसका तो है पक्का, बाकी धमका धमको के फारिग कर देता है कोई। अगर लाग लपेट नहीं कोई हिसाब किताब करना है वो सामने। हाँ, कोई लाग लपेट नहीं भाई, जो हिसाब है वो सही है भाई। जो दोस्ती तो मतलब दोस्ती नहीं तो दुश्मनी, तो दुश्मनी। वो ऐसा इंसान पहले तो ऐसा था, अब सुधरा हुआ, वैसे अब तो सुधार में है, अब तो ठीक बोलता लोगों से, मैं देखता हूँ वैसे तो। अब मतलब मुद्दे भी ठीक उठाता है, लेकिन अब तो ठीक है। चलो, ये तो राजनेताओं का काम है। हाँ, कोई सरकार हो, कोई पार्टी हो, तो मुद्दे तो जनता के उठाने चाहिए। हाँ, अब तो जिम्मेवारी भी बड़ी, इसीलिए राजनीति करते हैं, बड़ी जिम्मेवारी। अच्छा, जैसे पॉलिटिक्स वैसे तो आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मेरे याद आया जैसे चौटाला फैमिली के साथ आपका लंबा जो है वो वास्ता रहा है, हालांकि वो किसी तरीके का रहा हो। उससे पहले चौधरी बंसीलाल रहे मुख्यमंत्री, और उनके बेटे थे सुरेंद्र सिंह, उनके साथ आपका बड़ा जुड़ाव रहा है। अभी के सिनेरियो में जो राजनेता हैं, अभी की पॉलिटिक्स में, तो युवा भी हैं और बाकी उम्रदराज लोग भी हैं, तो कोई ऐसा चेहरा जो आपको लगता हो कि ये आगे भविष्य में अच्छे काम कर सकता है, ऐसा कोई आपको ध्यान हो? तो मतलब आपका मतलब अभी भविष्य में राजनीति में क्या उलटफेर हो सकता है, या सोचते हो अभी क्या चल रहा है उसके बारे में? पहले तो मैं, आपने चौधरी बंसीलाल के लड़के सुरेंद्र के बारे में बताया, तो मैं बताऊं, चौधरी बंसीलाल के जो लड़के सुरेंद्र, वो हमारे दोस्त मित्र होते थे। एक बार उन पे आदमपुर गोली चल गई थी, उस वक्त हमारे गांव के लड़कों ने उनकी जान बचाई थी वहां पे। अच्छा, वो चुनाव के वक्त की बात है, शायद बाई इलेक्शन था ये 97-8 की, ऐसे उस वक्त की बात है, 6-7-8 की बात है शायद।
तो हमारे गांव के हमारी टीम के लड़कों ने सुरेंद्र की जान बचाई थी। उनको कंधों पे उठा के खेतों से लेके आए थे, उनके आदमपुर से। उनके ऊपर फायरिंग हो गई थी? हाँ जी, फायरिंग हो गई थी, ऐसा कुछ मैंने सुना। मैं मौके पे नहीं था उस वक्त, लेकिन आने के बाद हमने सब हैंडल कर लिया था। तो सुरेंद्र सिंह के साथ मतलब मेरी अच्छी दोस्ती थी। हमारे गांव में और भी लड़के हैं, रामनिवास भगत है, एक मंत्री है अपने, गांव के मंत्री या सरकारी मंत्री नाम है? मंत्री बोला हम, उसने नाम उसका गांव में मंत्री कहते हाँ, हैं। उसका नाम मंत्री कहा हमें, अपने है चमारिया में। एक वो बड़ा भगत है सुरेंद्र का, आज भी उसी कलर का झंडा लिए फिरता वो। अच्छा। हाँ जी, तो सुरेंद्र की हमने बड़ी मदद की। सुरेंद्र से हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, जबकि हमने कोई फायदा नहीं उठाया उनका, भी आज तक भी नहीं उठाया हमने कभी फायदा। दूसरी बात रही, आपने पूछा भाई ये जो सरकार है अब चल रही है आगे क्या भविष्य इनका, क्या जो मेरी नजर में मैं बता रहा हूँ, अन्यथा ना ले कोई पॉलिटिक्स वाले, अपने पर्सनल विचार, मेरे पर्सनल विचार हैं। जैसे जो भविष्य में जो नजर आ रही है ना, 10-1 साल तो बीजेपी नजर आ रही है, सीधी सीधी बात है। ठीक है। अगर बीजेपी का कोई बड़ा लीडर किसी बात में ना फंसे, कोई ऐसे एजेंडे में ना आए, या मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले, सोच समझ के चले, मुख्यमंत्री, सेंटर का मंत्री और कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री से लेकर अध्यक्ष तक, यही कुछ लोग बड़े हैं उनमें, उनके मुंह से अगर कोई बात ऐसी ना निकले या कोई ऐसा कर्म उनका आगे ना आए, तो भविष्य में आने वाले 10 साल तक तो हमें सरकार नजर आ रही है बीजेपी। ठीक है। और रही बात, अभी ग्रो कर रहे हैं, इनेलो पार्टी थोड़ी सी ग्रो कर रही है, लेकिन भविष्य अगर देखे आगे 8-7 साल बाद, अभी जैसे जेजेपी तो नीचे डाउन में जा रही है, और अभी जाएगी, और भी 2-4 साल और भी डाउन में ही जाएगी। लोगों की नाराजगी भी, हाँ, नाराजगी है काफी, इसीलिए डाउन में जाएगी, और मेरे कहने से नहीं जाएगी। लेकिन जब आने वाला वक्त है ना, आने वाला वक्त 8-7 साल के बाद, 7-8 साल के बाद अगर ग्रो कर सकता है, तो जेजेपी के जो दो ये भाई हैं, दुष्यंत और दिग्विजय, अगर ये अजय और अभय की तरफ पट्टे नहीं, अलग नहीं हुए, तो ये ग्रो करेंगे, और हो सकता है भविष्य में ये अच्छी जगह पहुंच जाए, मतलब मुख्यमंत्री बने, हो सकता है। मे भी अच्छी जगह तो वही होती है। हाँ, मे भी डिप्टी सीएम तो दुष्यंत चौटाला संभाल सकते हैं, क्योंकि इनकी उम्र पड़ी है अभी, इनकी उम्र भी है, और ये पूरी तरह के पॉलिटिक्स, जैसे मतलब पॉलिटिक्स इनके अंदर समाई हुई है, राजनीति इनके अंदर समाई हुई है। मेरी नजर में बता रहा हूं, राजनीतिक परिवार से हैं, राजनीतिक परिवार से तो अभय सिंह भी है। अच्छा, उनको आप पीछे मानते हो इनसे? देखो, अभी लोगों की नजरों में ग्रो कर रहे हैं। तो अच्छा, इन दोनों भाइयों का अगर कंपेयर करें, दुष्यंत और दिग्विजय का ही, दुष्यंत चौटाला बड़े हैं, वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, है ना, हालांकि चुनाव लड़ा उचाणा से तो उनकी बड़ी खराब माटी रही, और जैसा आपने कहा भविष्य, आप भविष्य देख रहे हो लोगों का ना, मैं भविष्य तो अगर दुष्यंत और दिग्विजय लग रहा, मैंने वो दोनों भाइयों का अगर कंपेयर करें, तो एनर्जेटिक ज्यादा, देखो एनर्जेटिक दोनों ही भाई एनर्जी से भरे पड़े हैं, लेकिन ज्यादा एनर्जेटिक अगर देखने में लगे तो दिग्विजय। दुष्यंत में थोड़ा सा एक कमी मैंने देखी है वो जी। उसके बहुत अच्छे वर्कर, बहुत जो उसके सबसे नजदीक के वर्कर हैं, वो मेरे बड़े नॉन हैं। ठीक है। मैं उनके पास था, एक बार मैंने उनका देखा था, तो इस तरह से व्यवहार था उनका कि बाद में उधर ये वो, ऐसा दुष्यंत के अंदर है, जो कि वो सोचता है कि ऐसे करने से ही मैं अच्छा लगता हूँगा, वो बल्कि ऐसे करने से अच्छा नहीं। दिग्विजय का मैंने स्वभाव देखा कि वो लोगों के बीच में बिल्कुल ऐसे जाता है जैसे सबसे लास्ट वाली लाइन में बैठता हूँ, भाई मैं तो दर्शक हूँ, आम बन के रहता हूँ, और बोलना बहुत अच्छा आता है दिग्विजय को, इसमें डाउट नहीं है। नहीं, अच्छे वक्ता है दोनों भाई, वक्ता दोनों भाई अच्छे हैं, और शायद ही कोई गलती करे बोलने में, इनकी ये भी एक बात है, शायद ही कोई गलती करें, लेकिन अभी भविष्य इनका कमजोर है। आगे 5-4 साल तो आगे अगर आ सकते हैं भविष्य में, तो यही उठा सकते हैं बस हरियाणा में पार्टी को, और किसी के बस की बात नहीं। कांग्रेस का हाल आपने देख ही रखा है, कांग्रेस का तो आपस में ही लड़ना काम रह गया, सारे हुड्डा के ऊपर पड़ा कि हुड्डा ने नाश कर दिया, सारे जेपी के ऊपर पड़ा कि जेपी नाश कर दिया, बल्कि हुड्डा जेपी तो किसी के बारे में नहीं कह रहे, ये उन्होंने नाश कर दिया। जेपी तो आपके सारण भाई हैं। हाँ, भाई है, बड़े भाई हैं, वो भी सारण है। हाँ, बड़े भाई हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ भाई, उन्होंने तो कभी, मैंने उनकी स्टेटमेंट नहीं देखी, उन्होंने भाई हमारी कांग्रेस उनकी वजह से हार गई, ये होगी,
उनकी तो स्टेटमेंट, लेकिन लोगों की स्टेटमेंट देखी कि हुड्डा और जेपी को आड़े हाथों लेते हैं, लेकिन अगर वो इसी तरह करते रहे तो खुद का ही नाश कर रहे हैं। अब एकजुट होके चले तो कांग्रेस है, अगर एकजुट होके ना चली तो कांग्रेस नहीं है। जैसे नेलोन गई ऐसे चली जाएगी कांग्रेस की। टॉपिक चेंज करते हैं हम। आईपीएस का मुझे एक और याद आया। अब मुझे पक्का ये तो नहीं पता कि आपके गांव से उनका क्या रिलेशन है। आईपीएस सुमन मंजरी हुई है और वो उस वक्त एसपी रही होंगी, ये तो नहीं पता मुझे कहाँ की। एसएसपी भिवानी। हाँ, तो उनका भी कोई वाकया हुआ था। वो वाकया तो जैसे इंटरोगेशन में तो था ही। भिवानी जब मैं गया तो पहली बार आपको भिवानी जेल में ले जाया गया था। हाँ जी, है ना। हाँ जी। फिर उसके बाद ही सार। फिर उसके बाद ही सार। वो उससे पहले की बात है, ये शायद 98 में भी सुमन मंजरी बालसमंद आई थी। बालसमंद से कुछ है क्या उनका? बालसमंद से कोई रिश्तेदारी पड़ती होगी कोई। कोई मैंने भी ऐसा सुना था। हाँ, ऐसा कुछ है, कोई रिश्तेदारी पड़े है उनकी किसी के साथ। तो जब वो आई थी ना पकड़ने एक बार, पहली बार तो तभी हुआ था आमना सामना। वो मेरे पीछे मतलब भागी, उसको ये शायद ये ना पता हो यही सुभाष है। तो तब मेरे पास 2 पिस्टल थे। 2 पिस्तौल थी। हाँ। तो मैं छत से होते हुए 5-10 छतें क्रॉस की मैंने। गांव में तो छतें जुड़ी होती हैं। अब भाग रहे होंगे आप। हाँ, पुलिस से बच के। हाँ, वो एक्टिव थी, वैसे बहुत एक्टिव लेडी ऑफिसर है वो। उस वक्त मैंने जहाँ तक देखा, मैंने बात भी की उनसे, काफ़ी देर में मिला भी हूँ। बहुत एक्टिव लेडी है। जब मैं भाग के निकला, कई घरों को क्रॉस करके निकला, किसी घर में छुपा भी था मैं उस वक्त। सबसे पहला सामना तो मेरा तब हुआ था। अब बस शुक्र है उन्होंने गोली नहीं चलाई, तो पकड़ना ही चाहती थी मुझे वो। मतलब शूट कर सकते थे, मौका था। हाँ, मौका था, कर सकती थी शूट तो, लेकिन जिंदा पकड़ना था। शायद उनका मतलब ये था कि ना ही मारे, जिंदा पकड़ ले तो ठीक। तभी शायद छोड़ा होगा। हाँ, तभी छोड़ा होगा, नहीं तो बड़ी एक्टिव ऑफिसर है वो। और उस वक्त एक वाकया हुआ था जो जिसको मैं आज भी याद करता हूँ तो मैं भावुक हो जाता हूँ मेरे गांव के लिए। ऐसा क्या हुआ था? वो मैं खुद ही बताऊंगा आपको वो किसी को भी नहीं पता। उस बात का किसी को भी नहीं पता। अच्छा, वो सुमन मंजरी से जुड़ा हुआ है। सुमन मंजरी उस वक्त मेरे पीछे थी, तब की बात है। तब मैं भाग के किसी घर में घुसा था गांव में। मुझे गांव में वो घर ही याद नहीं, वो गली मुझे याद है। ठीक है, कि वो गली कौन सी है, क्योंकि उसके बाद घर बहुत चेंज हो गए। तो मैं किसी एक घर में घुसा तो मैंने कहा, काकी कोई जगह बता घुसने की, छिपने की कोई जगह बता। तो काकी थी वहाँ पे, तो बोली बेटा इस कमरे में चला जा। मैं उस कमरे में गया, तो उसमें जैसे पहले है ना, अलमारी नहीं होती थी, बाथरूम नहीं होते थे, अलमारी की जगह बिलंगनी होती थी। बिलंगनी पे कपड़े डालते थे सारे जितने भी, और वैसे कुछ बोरे बारे इस तरह कुछ एक आधी चीज ऐसी पड़ी थी। पलंग थे 1-2, पेटी पाटी वैसी पड़ी थी। तो बोली बेटा इस कमरे में छिप जा। मैं उस कमरे में गया तो मुझे छिपने की जगह नहीं मिली, क्योंकि मुझे पता था धारा 144 लगातार घर घर की तलाशी, संदूक तक खंगाले जा रहे थे। तूड़ी के कमरों में भी जेली मार मार देख रहे थे, अंदर तो नहीं छुप रहे। हाँ, इसके अंदर तो कहीं नहीं है। यानी कि इतनी गहन तलाशी के बीच उस कमरे में तो छिपने की जगह ही नहीं थी। मैंने कहा, मैं बाहर आया, मैं कहा कि इस कमरे में तो छिपने की जगह ही नहीं, इसमें तो मैं पकड़ा जाऊंगा। ने बोली बेटा एक बार इसी में जा, मैं कोई सोचती हूँ। अब उसने अपनी बेटी को, जो 16, 17, 18, 20 साल की होगी, मतलब मेरे से थोड़ी छोटी होगी, जब कैसे नहाने के सीन बाथरूम के तो थे ही नहीं, कपड़े खोए पे, एक हाथ में तसला, एक हाथ में पानी की बाल्टी, और वो कमरे में आ गई नहाने के लिए। मैंने कहा, माँ बेबे, माँ यू इस कमरे में तू क्यों आई नू? ने बोली तेरी काकी ने कहा भाई, मैं की करूँ। मैंने कहा काकी ने गलत कहा है नो, यो काम तो ठीक को नहीं। मैं बाहर आया, मैं काकी माँ देख गलत बात है माँ, इस तरह तो जान बचानी ठीक को नहीं, इस ताची तो जाने चली जाओगी। मैं वाह बढ़िया है। ने बोली बेटा तू जा, तो बोले इसमें दिक्कत क्या तेरे? मैं माँ काकी ये तो नहाना वाली बात हो गया। तो ने बोले मेरी बात सुन बेटा, उसने इतनी बड़ी बात कही। पहली बात तो मैं कहा तो इज्जत दे के जान बचाने वाली बात होगी, ये मैया अपने कौन चला है बात, मैं जाने चली जाओ तो ठीक है। बोली पहली बात तो इज्जत जाएगी कैसे?
जब पुलिस आएगी, मैंने इसको समझाया है, जब अपने घर पुलिस आएगी सर्च अभियान पे, तो तू नहाने लग जाना। अच्छा। हाँ, तो तू क्या करेगा, तू को देखे थोड़ीगा, तू भी आप छिपेगा, तू तो खुद ही छिपेगा। और तू छिपेगा, ये ना आएगी तो पुलिस को मैं कहूँगी कि मेरी बेटी नहा रही है। अब बेटी नहा रही है तो जेंट्स नहीं जाएंगे, लेडी पुलिस जाएगी। अगर लेडी पुलिस भी एक बार कुआड़ खोल के थोड़ा सा देखेगी, अगर वो नहा रही है तो वो बंद कर देगी। भाई इसमें तो सुभाष हो नहीं सकता, सवाल ही नहीं बनता। इस प्रकार तू बच जाएगा, ना इज्जत गई और ना तू मरा। और तूने तो पता नहीं कितनी लड़कियों की इज्जत ही बचानी है। तू तो गलत काम तो कर ही नहीं रहा, तो इज्जत बचा ही रहा है। तो तेरी इज्जत बचाने हमारे लिए सर्वोपरि है। उस काकी ने मेरे को ये बात कही तो मैं उस वक्त ही भावुक हो गया था, मेरी आंखों में आंसू निकल आए थे कि भाई मैं इस तरह, लोग इस कदर मेरी इज्जत करते हैं तो मैं कैसे कर्जा चुकाऊं इन लोगों का। वो गली मुझे आज भी याद नहीं, है। आपने आप में पूछा तो बड़ी बात है। अगर ये सच में ऐसा वाक्य हुआ ना, आज के समय में इस बात पर विश्वास करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ घर में नहीं हो काम है, सकता। विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी वो लेडी रही होंगी, जो भी महिला रही होंगी, आप काकी उनको बोल रहे हैं, आपके हाँ, नाते में लगती होगी आपके गांव की। हाँ, वो काकी लगती मतलब होगी, मैं तभी ऐसी काकी कल्पना भी आज के समय में कर पाना मतलब असंभव है। ये मैंने ना फिल्मों में देखा ना किसी और के साथ देखा। मैं वो बात अपने आप में, इज्जत से बढ़ के कुछ होता ही नहीं है। कुछ नहीं होता। कैसे ऐसे कोई कर लेगा? उन्होंने मुझे ये कहा, बेटा इज्जत जा ही नहीं रही, अपनी इज्जत थोड़ी जा रही है। चलो, लेकिन उनकी सोच भी तो देखो ना, कितनी बड़ी सोच। हाँ, कितनी बड़ी सोच मुझे बचाने अगर ये के सच लिए। है तो कितनी बड़ी सोच। नहीं, सच ही है ये। मुझे गली याद भी याद है, वो घर याद नहीं, क्योंकि उसके बाद घर बन भी गए, चेंज भी हो गए घर अपने तरीके से। लेकिन मैं आज भी ये सोचता हूँ, जब कभी मुझे मौका मिलेगा, जब मान लो मैं कभी एक अच्छे जगह पे पहुंचूंगा, जब मेरे पास बहुत कुछ होगा, तो वो पूरी गली को मैं अपने तरीके से संभालूंगा। अपने तरीके से क्या संभालना है, कैसे संभालना है, मुझे देखना है। तो जब आप वहां पर छिपे उस घर में, क्या आगे हाँ, मैं छिपा, कोई पुलिस नहीं आई, नौबत नहीं पड़ी? हाँ, नौबत ही नहीं आई। वो नौबत ही नहीं आई, ना नहाने की आई ना बात, क्योंकि वो अंदर तब आनी थी। उसके बाद मैंने कह दिया तू बाहर ही बैठ जा, जब तुझे लगे कि आ रही है पुलिस, नजदीक लगे तो ही आ जाना, तब तक तू बाहर ही बैठ जा, मैं बैठा हूँ अंदर। अच्छा, 2008 का एक वाकया मतलब मुझे आपसे पूछना है। जब आपका लास्ट नाम आया था 2007-8 के केस में, मर्डर केस में, और आप लगातार भाग रहे थे, है ना, पुलिस आपके पीछे थी, और बिल्कुल ये था कि अब तो एनकाउंटर आपका फाइनली होगा। पहले अखबार में हुआ था, अब तो रियल में होगा। तो आपने किसी पॉलिटिशियन की पनाह ली, और हुड्डा सरकार थी उस वक्त, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी। किसी पॉलिटिशियन के थ्रू आपकी जान बची? जी, ये सच है। क्या था वाकया? ये वाकया वही था जो जब करनाल और कुरुक्षेत्र में एनकाउंटर नहीं हुआ था और जो अखबार भरा आया था, उस वक्त किसी ने मेरी मदद की, और उनकी रिश्तेदारी थी ताल्लू गांव से, धर्मवीर के घर, चौधरी धर्मवीर सिंह सांसद, धर्मवीर सांसद, जब उस वक्त शायद कांग्रेस से हुड्डा सरकार में थे। हाँ, हुड्डा सरकार में शायद एमपी बता रहे थे। अब मैं तो जानता नहीं, मंत्री भी रहे हैं वो, मुझे नहीं पता, अलग अलग सरकार मंत्री रहे हैं, मुझे नहीं सांसद पता, तो है कहीं, मैं जानता ही नहीं था, मैं कैसे बताऊं। अब ये सुना था उस वक्त कि ताल्लू से धर्मवीर जी मेरे भाई हैं और वो बचाएंगे। उन्होंने हुड्डा साहब से बात की होगी, जहाँ तक मेरा आइडिया है, उन्होंने हुड्डा साहब से बात की, हुड्डा साहब ने डीजी साहब से बात की होगी, और गवर्नर तक की बात थी, जब तो गवर्नर से भी बात की। डीजी उस वक्त शायद दलाल साहब थे, शायद हो, मे बी, हाँ मे बी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, दलाल साहब ही हो। तो उस वक्त उन्होंने मेरी मदद की। ताल्लू से जो धर्मवीर जी अब भी एमपी हैं, उन्होंने मेरी मदद की। भिवानी से सांसद। हाँ, मैं अपने आप में सोचता हूँ ये बात कि धर्मवीर जी का मैं अभी कैमरे पे धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी मदद की, धर्मवीर जी ने। और कभी मिलेंगे तो रूबरू में धन्यवाद करूंगा उनका बहुत। आपकी जान तो चली जाती? हाँ, चली जाती, जानी थी उस वक्त। अच्छा, जैसे आपने, अब मैं वो आपने वाकया बताया ना, बड़ा भावुक सा, मतलब वाकई बड़ा जो सीन आपने बताया ना कि भाई ऐसे ऐसे जान बचानी है, और आपकी काकी ने बोला, मतलब
बहुत ही वो चीज है। जब फौजी इन चीजों से बाहर निकल गए हैं, और हालांकि लोग तो ये भी कहते हैं भाई फौजी ने खूब पैसा कमाया, हालांकि आपने बताया कि जमीन बेची आपने, यानी कि आप घाटे में गए। लेकिन लोगों का ये कहना है फौजी ने जो मर्डर करते थे उस वक्त, लोगों को धमकाते थे, फिरौतियां मांगते थे, या और भी जो काम करते थे उसमें खूब पैसा कमाते थे। लेकिन आप ये बताते हो कि मैं तो दान करता था, गरीब लोगों के काम आता था, गरीब बेटियों की लड़कियों की शादियों में आप कन्यादान हेल्प करते थे, सामान देना उनको कैसे भी, यानी कि आर्थिक रूप से उनको कहीं की हेल्प करते थे। अब आप जो मुख्य धारा में आप पिछले कई सालों से हैं, और सामाजिक जीवन में आप जो है सामाजिक तौर पर लोगों की मदद भी करते हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा कि ऐसे बड़े बड़े फैसले जो खा पंचायतों में नहीं हो पाते, या फिर लंबे समय से जो है चर्चाओं में रहते हैं, विवादों में रहते हैं, ऐसे ऐसे काम आप लगातार करवाते रहते हो। तो कभी ऐसा मन में आता है कि यार मैं पॉलिटिक्स में भी आ जाऊं? क्योंकि हम हरियाणा से बाहर अलग स्टेट की भी बात करें, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ऐसे बहुत सारे मतलब राजनेता हैं जो पहले की लाइफ में कुछ और थे, उनकी छवि को उसी तरीके से देखा जाता है, दबंग। पहले वो क्रिमिनल रहे हों, लेकिन बाद में पॉलिटिक्स में आए और बड़े बड़े पदों पर रहे, यानी कि चीफ मिनिस्टर पद तक भी पहुंचे, सांसद, मंत्री, विधायक, की तो बड़ी आम बात है। तो ऐसा कभी सुभाष फौजी के मन में आता है कि मैं राजनीति की तरफ जाऊं? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी मेरा ये सवाल किसी स्पोर्ट्समैन से, या रिटायर्ड अधिकारी से, या अन्य भी किसी समाज सेवा से जुड़ता है, या कोई नया नया राजनीति में आता है, तो ये कहता है कि मैं विधायक या सांसद इसलिए बनना चाहता हूं कि इसमें जो है मेरा सामाजिक जो दायरा है, जो समाज करने का, वो ज्यादा बढ़ पाएगा, या कोई बिजनेसमैन है तो मैं ज्यादा लोगों की मदद जो है, ज्यादा लोगों के काम आ पाऊंगा। तो आपका कहना कि आप उस वक्त भी लोगों के काम आते थे, हालांकि लोग उसके दूसरे से देखते हैं, तो क्या सुभाष फौजी के मन में आता है कि जब मेरी लाइफ चेंज होगी है तो मैं राजनीति में आकर या इस तरह की चीजें करके कुछ चेंज करूं समाज के लिए? देखो, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, और पहले भी सोशल मीडिया का ही रहा है ज़माना, लेकिन सोशल मीडिया के बारे में ज्ञान भी नहीं था। ये बात है 26, 27, 25 साल पहले, जब हम मदद करते थे, यानी कि जैसे उस वक्त जो ज़रूरतमंद होते थे ना, जो ज़रूरतमंद होते थे उन्हीं की मदद हम पहुंचाते थे, जैसे तैसे करके भी, चाहे किसी प्रकार से भी हो। लेकिन अब सोशल मीडिया ज़माना आ गया। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो ये कहते हुए कि कुछ, जैसे एक वो बना ली उन्होंने सोसाइटी सी, कुछ बनाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उनको, ग्रुप बना लेते हैं? नहीं, सोसाइटी बनाते हैं, जैसे जिसमें पैसा आता है, जो लोग एनजीओ एनजीओ टाइप में बना ले। मुझे बोलने की थोड़ी सी आदत है। एनजीओ टाइप में मुझे भी लोगों ने, हाँ, मुझे भी लोगों ने कहा कि एनजीओ बना और ऐसे ऐसे मदद कर। बड़े बड़े लोगों ने कहा, बड़े बड़े बिजनेसमैन ने कहा, मेरी दोस्ती है सबसे, वो कहते हैं कि एनजीओ बना। मुझे शर्म आती है इस बात से कि फिर लोग कहेंगे कि यार ये फिर कमाने लग गया, तो इसमें घुस गया। लोग एनजीओ बनाते हैं, उनमें पैसे आते हैं, लगाते कि कुछ है, फिर चाहे वो कुछ भी लगाए तो अच्छी बात है। चलो 10 लाख आए, 1 लाख भी लगाते हैं ना वो लोग, अच्छी बात है, 1 लाख तो लगे, गरीब लोगों के काम आए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन वो 1 लाख लगा के सुर्खियां इतनी बटोरते हैं, जैसे एक केला और 10 आदमी फोटो खिंचवाते हैं, तो वो सोशल मीडिया पे आते हैं। वो मुझे तो ठीक नहीं लगता ऐसे। मैंने तो पहले भी कभी नहीं किया। अभी लोग करते 10 लाख का काम है, दिखाते 10 करोड़ का काम है। ऐसे भी लोग हैं, काम 10 करोड़ का करते हैं, दिखाते कुछ भी नहीं। ऐसे भी वो तो भगत है, दोनों चीजें हैं। वो तो भगत लोग हैं। हालांकि ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, आपने ठीक कहा है। वो कंबल बांटेंगे, फोटो पहले खिंचाएंगे, है ना, या कोई भी काम करते हैं सामाजिक तौर पे। और ऐसा भी है, बहुत सारे समाज सेवी इन्फ्लुएंसर ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया, बड़े बड़े अकाउंट चलाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, समाज सेवा का बड़ा नाम करने का उन पे कहीं ना कहीं एक टैग लगा हुआ है। लेकिन उन्हीं के लोग ये भी बताते हैं कि वो कंबल बांटने में, या गौशाला चलाने में, या अन्य धार्मिक कार्य करने में पैसे खा लेते हैं। जो पैसा जनरेट होता ना समाज सेवा के नाम का, हेल्प के नाम का, उसमें से कुछ लगा दिया। मान लीजिए 100 रुपये इकट्ठे हुए, वो कहेंगे 20 तो लगा देंगे, 80 खा जाएंगे। कहने का मतलब ऐसे भी लोग हैं। तो समाज में इस तरह की चीजें हैं। तरह के लेकिन जो मेरा सवाल आपसे था, लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो अलग विषय है। उसी पे क्या सुभाष फौजी
एक्टिव राजनीति में आना चाहते हैं मैं क्या? उसी बात पे था, मैं उसी पे लेके जाऊं कि उस वक्त जो था ना, अगर उस वक्त मैं आ जाता ना पॉलिटिक्स में तो मैं आ जाता, क्योंकि वो वक्त था एक, उस वक्त सभी जानते भी थे अच्छे तरीके से, सभी को पता भी था सारी बातों का, अखबारों में आती भी थी भाई। जैसे यूं तो कैसे आएगी कि उस लड़की की शादी कर दी, उसकी कर दी, उसका घर बनवा दिया, उसका बनवा दिया, लेकिन वो मैंने काम किए हैं। मैं कहना अब भी नहीं चाहता परमात्मा से, अब भी डरता हूं मैं कि मेरे से अब भी मत कहलवा ये बात, फिर वो क्या फायदा। मदद कर दी, दान कर दिया और मैंने कैमरे पे बोल दिया, उसका कोई फायदा नहीं, वो करने वाली बात नहीं, इसलिए मैं पीछे हूँ। वरना अब जो लोग कर रहे हैं उनसे तो उस वक्त कई करोड़ का दान है, उस वक्त आज 200 करोड़ माने जाते हो, लेकिन मेरा तो वही है जो मेरे घर पे था, दादा लाई था। मैंने तो कुछ ऐसे कमाया नहीं, हाँ कुछ कमाया था अलग तरीके से, वो अलग तरीके से कमाया दो था। नंबर की कमाई ना 2 नंबर की नहीं, मैंने बदमाशी में रह के, ड्रग्स मैंने देखी नहीं, कोई भी ड्रग्स मैंने देखी नहीं ना, मैंने बदमाशी में रह के। जैसे मैं बता दूं कमाने का एक तरीका, बहुत से लोगों की डिस्प्यूटेड जमीनें होती हैं, अब भी है, कब्जे की जमीन है। हाँ कब्जे की जमीन, आपकी कब्जा मैंने कर रखा, तो मैंने गलत कर रखा ना आपके साथ, तो आपने मुझे बोने के लिए दी, मैंने ही कब्जा कर लिया, मेरे नाम गिरदावरी होगी, क्योंकि आप संभालते नहीं, आप बाहर गए हो या आप नौकरी पे हो या कोई और बिजनेस करते हो, तो मैं कर रहा हूँ तो मेरे नाम गिरदावरी होगी। जैसे पटवारी आया, कौन बोल रहा भाई, मैं बोल रहा हूँ भाई, क्या नाम तेरा, फलाना है, वो गिरदावरी चढ़ गई। अब गिरदावरी का हक गिरदावरी में होगी भाई, सरकार का काम हो गया भाई, कुछ % इसकी जमीन होगी। अब वो बड़े मसले थे लोगों के, आज भी हैं, उस वक्त मैंने कुछ मसले हल किए थे, पैसे लेके नहीं, उनसे मैंने सीधा ये कहा था भाई तेरी जमीन कितने की है, मेरी है 50 लाख की, मैं कहता भाई देख मेरे पास तो है 20 लाख, अगर तू 20 लाख में मुझे दे तो मैं ले लूंगा, नहीं और किसी को दे दे और किसी से कर ले, कोई पाबंदी तो है नहीं भाई, जबरदस्ती तो मैं लूंगा नहीं, तू दे तो दे। वो बोला मेरी तो सारी गई हुई है, मेरे तो 1 लाख भी नहीं आ रहे, 40 साल से, 50 साल से, 20 साल से, और ना मुझे उम्मीद कभी आएगी, आएंगे भी आने। हाँ, बल्कि इसमें लड़ाई होके आदमी मर सकते हैं, बल्कि नुकसान हो सकता है, आएंगे नहीं। तो तू मुझे 20 दे रहा ना, तो आज 20 लूंगा तो 5 साल में 40 हो जाएंगे, मेरा तो ठीक हो जाएगा। जमीन का तब पता नहीं था बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, अब तो ये तो अभी 15-10 सालों से जमीनों का सिस्टम हुआ, पहले नहीं था इतना सिस्टम, नॉर्मल बातें थी। वो मुझे 20 लाख में मिल जाती, फिर वो जमीन महंगी हो जाती। जैसे मैं उस जगह पे जमीन मैंने ली है जहाँ पे अब कॉलोनियां है, वहां लेके वो फिर मैंने बेची, हो करोड़ों में गई। ऐसे आपने पैसा कमाया? हाँ, ऐसे मेरे पास पैसे आए जिससे मैंने गोडाउन्स बनाए थे, तो उन्हीं को बेच के बनाए थे मैंने गोडाउन्स पे, तो वो पैसा था मेरे पास, और कोई पैसा नहीं था, ना कोई फिरौती का पैसा था, ना कोई डकैती का पैसा था। डकैती न के है, ये बार बार एक बात न के गानी है। एक बार किसी का बात था गावड़ गांव में, गावड़ मेरा एक दोस्त है नंदू खदा, ऐसा कुछ गोत है उनका, वो अच्छे घर से है। अब नंदू ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे भाई कोई गरीब आदमी है, उसका पिताजी घर छोड़ के चला गया, उनका बात आए हुए हैं, बात के लिए पैसे चाहिए। मैंने कहा घर से तो ना तो मुझे घर वाले देंगे ना मेरे पास है, मुझे तो कहीं ना कहीं से छीनने ही पड़ेंगे भाई, कोई मोटा आदमी देख के छीनेंगे, और तो क्या जिसको फर्क भी ना पड़े। तब मैंने सर्च किया, मैंने एक आदमी से ले लिए थे, मैं बताऊं उसमें कुछ पैसे निकले थे। किससे छीने? कोई राजस्थान के थे व्यापारी, वो थे जाट, राजस्थान के व्यापारी थे वो, बंदूक पे दम पे छीने? हाँ बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये बड़ा मामला दर्ज हुआ था। हाँ ये मामला दर्ज हुआ था, वो मैंने छीन लिए थे, वो नाम भी आया था, मामला भी दर्ज हुआ था। कितने कितने पैसे थे? वो सारे 51,000 रुपये थे बस। हाँ, वो 51,000 भी बहुत थे उस वक्त, तो 51,000 और आज के तो 10 लाख थे। 2000 सन के 2000 की बातें हैं। हाँ ये उस वक्त, ये 98-99 की बात है। अच्छा, ये ठीक है, 50,000 तो बड़े हाँ थे। ये 50,000 पैसे होते ही नहीं थे लोगों के 10 पास, लाख बराबर, कैश तो होता ही नहीं था। कैश होता ही नहीं था, 10 लाख के बराबर थे। हमने वो छीन के 1,000 रुपये हमने रखे, 50,000 रुपये हम उस गावड़ उसके घर दे आए। मैंने कहा ये ले भाई बात भर दे, अगर तेरा पिताजी नहीं आ रहा तो उसने बात भर दिया, और हमने 1,000 रुपये रखे। मैं ये बिल्कुल सच बता रहा हूँ। और उस वक्त फिर वो जब पता चला, वो घर आ गया अपने बालसमंद कि भाई तुमने तो हमारे पैसे छीन लिए,
हमने उनके पैसे उस वक्त तो दिए नहीं थे, बाद में जब उनकी बेटी की शादी थी उस वक्त एज ए कन्यादान दे के आए हम, वापस दे दिए पैसे हमने वो। बस वो एक केस ऐसा है जो मुझे भी याद है, लोगों को भी पता है कि मैंने उनके पैसे, वो पता नहीं क्या बेच के आए थे किसी मील में, उनके पैसे थे, वो मैंने एज ए कन्यादान के रूप में, राजस्थान भादरा के लोग थे, मैं उनके कन्यादान के रूप में डाल के आया, वापस भी दे? वापिस कर दिए मैंने पैसे। तब उसको चाहे डकैती मान लो चाहे कुछ मान लो, मैंने वापस कर दिए। चलो बड़ी बात है, बड़ा लंबा समय आपने दिया फौजी साहब, बातें तो बहुत सारी है, और जैसा ही आपका दूसरा इंटरव्यू है और आपकी तो लाइफ में इस तरह के उतार चढ़ाव रहे हैं कि आपके बहुत सारे इंटरव्यू करने पड़ेंगे, और आपकी फ़ैन फॉलोइंग बड़ी ज़बरदस्त है। जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि आपके जो आपको जानते हैं वो इस तरह की बात कहते हैं, और जो आपके एंटी लोग हैं वो ये भी कहते हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया कुछ नहीं, ये वो किस है चीज़ का बदमाश है, ये ऐसे हवा बिल्कुल करता है। बिल्कुल बिल्कुल वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई कुछ भी बोल सकता है। कुछ भी कहे। तो बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, पर्सनल फ़ोन कर दी, इसलिए आप तो बार बार मना कर रहे थे कि आप इंटरव्यू दे चुके हो सारा, लेकिन चलो फिर भी आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और अगली बार अगर आपसे बातचीत करेंगे तो और विषयों पे करेंगे। तो आपने काफ़ी समय दिया, काफ़ी चीज़ें दी, और आखिरी मैसेज आप अगर कुछ देना चाहें समाज को, युवा को, या समाज कुछ भी आप, क्योंकि इस तरह के काम तो आप कर ही रहे हैं, कोई आपको लगता मन में कि, क्योंकि ये तो मैंने, मेरे सवाल थे जो मेरे पास था वो मैंने फिलहाल पूछ लिया आपसे, जैसे मैंने कहा सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जितनी चीज़ें मेरे पास थी लगभग मैंने काफ़ी चीज़ें आपसे पूछ ली हैं। आप अपनी तरफ से कोई बात बताना चाहते हो कि मैसेज देना चाहते, दे सकते हैं। मैं तो समाज को और आपके दर्शकों को, मेरे भी दर्शक ही हैं जी, अपने समाज को एक मैसेज देना चाहूँगा मेरी तरफ से, जहाँ तक मेरा भाई, एक तो दया की भावना रखनी चाहिए। हमें ये मजबूरी किसी की अगर हो तो मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, उस वक्त तो हमें पीछे हट जाना चाहिए। ठीक है, कमाई करते हैं, तरह तरह की कमाई लोग करते हैं, एक आधी जगह जिंदगी में, एक आधी जगह ऐसी भी आती है कि कई बार बहुत बड़ी मजबूरी में पैसा लिया दिया जाता है और वो पैसा नहीं दिया जाता वापस में, तो उस वक्त उसकी मजबूरी देख के थोड़ी सी रियायत कर देनी चाहिए, हल्की फुल्की रियायत, उसके हल्का हाथ रखना चाहिए। एक तो क्योंकि आजकल केसेस ऐसे हो रहे हैं, एक तो पैसों पे ज़्यादा केसेस है, और दूसरे हैं भी, जैसे बात आ गई बदमाशी की, मैं तो देखो मैंने जो जीवन जिया मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। एक पुलिस के बारे में लोगों की बड़ी गलत धारणा है, बड़ी गलत धारणा पुलिस के बारे में लोगों की, कि ये ऐसे है, ये वैसे है, ये एक छोटी सी गलती अगर पुलिस की हो जाती है ना, गलती चाहे वो गलती ना हो, एज ए कानून हो, कानून के दायरे में रह के काम किया गया हो, तो भी उसको हम गांव वाले लोग गलती मान के उन पे सीधा अटैक मारते हैं, कि ऐसे वीडियो भी बनाते हैं, फिर उनको बदनाम करते हैं। ऐसा ना करें, मैं आप लोगों से ये कहूँगा, दिन रात ये लोग दिन रात ड्यूटी करते हैं, एक गलती उनसे अगर हो जाए तो उसको दरकिनार करें, उसको भूल लें। हम भी तो गलती करते हैं ना, इंसान गलती का पुतला इंसान है, गलती का पुतला किसी है, से भी हो सकती है, वो पुलिस वाले हैं कौन, पे हो, पोस्ट पे हो, हमारे लोगों, हमारे बीच में से तो गए हुए, उनसे क्या गलती नहीं होती, तो कहीं भी हो सकता है, हो जाती है, तो वो उसको उठाए ना, बहुत ज्यादा बवंडर ना बनाए उस बात का, एक उसके लिए। दूसरी बात, उस उनके प्रति धारणाएं बदले, वो लोग सभी एक जैसे नहीं होते, मैंने जिया है ये जीवन, मैंने उनको देखा है। दूसरी बात कि कोई भी समाज में अगर कहीं आपको लगे मदद करनी चाहिए तो उनकी मदद करें, गरीब आदमी की मदद करें, जरूरतमंद की मदद करें, और दया की भावना रख के ही करें। ये तो मैं समाज को देना चाहता हूँ। और बदमाशी की तरफ ना जाके बच्चे पढ़ाई की तरफ जाएं। आपका सबसे बड़ा साथी आपकी किताब है, इससे बड़ा साथी कोई है ही नहीं, और कोई रिश्ता नहीं है आज दुनिया में। कोई कहे ना कि वो रिश्ता मेरा, कोई रिश्ता नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। आप किताबों से ज्ञान लें, वही आपका सच्चा रिश्ता है। पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे आदमी बने, अच्छे आदमी बने जी, और सबके लिए बने, सबके, बिना जात पात के। जात पात तो बिल्कुल छोड़ दें, मैं तो कह रहा हूँ धर्म का भी ज्यादा जिक्र ना करें, हम सब एक हैं, और ये तो इंसान की बात करें। हाँ जी, इंसानियत की बात करें। मेरी तो आप लोगों से यही प्रार्थना है, अगर आप मान लें जी। बहुत बहुत शुक्रिया फौजी साहब, आपने हमें समय दिया। तो ये थे हमारे साथ सुभाष फौजी, बालसमंद से ये हैं, और सारा का सारा पॉडकास्ट आपने सुना। और जैसा मैंने बताया कि पहले का जो इनका
इंटरव्यू था उसमें इन्होंने सारी की सारी बातें बताई थी। तो आज कुछ और सवाल थे, और जैसा कि आप लोग लगातार डिमांड करते हो तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन मैसेज भी आ रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो फौजी साहब से कुछ और बातचीत पूछी जाती है। क्योंकि इसमें बड़ी बात ये भी थी भी कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उस वक्त सुभाष फौजी का नाम था, असल में काम तो कुछ था ही नहीं, और लोगों बड़े थे, दिखा दिया गया, बना दिया गया। तो ये ऐसी बातें अलग अलग लोग करते हैं। तो जो मेरे पास सवाल थे वो मैंने पूछे। तो आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, आप इसमें कमेंट सेक्शन में जो अपनी राय लिख सकते हैं, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहें वो भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं। तो इस बार के लिए इतना ही, अगली बार किसी और शख्सियत से कराएंगे आपकी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।